आज की हमारी कहानी योगिरी नाम के हमारे लौंडे के ऊपर है, जो कि लाशों के ढेर से आगे बढ़ रहा होता है एक मिलिट्री बेस में। अपने भाई को आगे पीछे कहीं पे भी जितनी भी लाशें पड़ी होती है, इनसे कोई भी मतलब नहीं होता, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। बस हमारे भाई के दिमाग में बस एक चीज रहती है, वो है एक असाका नाम की लड़की को ढूंढना। अपना भाई जैसे तैसे करके असाका जो होती है उसकी बेसमेंट तक पहुंच जाता है, उसको ढूंढ लेता है। हालांकि वहां पे उसे एक लड़की ने हॉस्टेज बना रखा था और योगिरी को मना कर दिया आगे मूव करने से, वरना वो इस लड़की यानी असाका को मार देगी। ऐसी बकवास करने के बाद ये लड़की सोचती है कि हमारे भाई योगिरी को रोक सकती है, लेकिन अपना योगिरी बस उसे देखता है एंड थोड़ी ही देर में वो लड़की मर जाती है। और इसी के साथ अपना भाई जो होता है योगिरी को बचा लेता है। हालांकि हमारे भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लड़की मरी है कि जिंदा है, नहीं, हमारे भाई को मतलब है अपने मतलब से बस। एकदम से हमें दिखाया जाता है हमारे भाई की नींद खुलती है, उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डोनोरा। वो लड़की कुछ ज्यादा ही पैनिक में होती है और हमारे भाई को जगा रही होती है। जैसे हमारा भाई उठता है वो लड़की बताती है, भैया तू कैसे सो सकता है इतने खतरनाक मौके पे। लड़की आजू बाजू की बॉडीज को पड़ी हुई देख के काफी सारी डरी हुई होती है, लेकिन हमारे भाई योगिरी के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल बात है बॉडीज को देखना मरी हुई। वही हमें दिखाया जाता है असल में हमारे यहाँ पे बाहर एक ड्रैगन होता है जो कि उन लोगों के क्लासमेट को मार रहा होता है, लेकिन अपना भाई उसकी तरफ एक माइक्रोफोन फेंकता है एंड उसकी पूंछ पे मारता है एंड वो जो ड्रैगन होता है वही रोने लगता है। वही हमें ड्रैगन का दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन बस पे अटैक करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। वहीं तभी वो जो ड्रैगन होता है गुस्से में आ जाता है, हमारे भाई के ऊपर अटैक करने वाला होता है। दोनों कुछ ज्यादा ही डर जाती है और हमारे भाई को एकदम से टाइटली पकड़ लेती है और हमारे भाई को कुछ महसूस होता है, अंग हमारे भाई के रोम रोम खुल जाते हैं और अपना भाई बिल्कुल कुछ कह देता है और हमारे भाई की काली जबान जो होती है उस ड्रैगन को वहीं पे मार देती है। दोनों इस चीज को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, भैया ये क्या सीन हो गया, ये एकदम से कैसे हो गया। लेकिन अपना जो भाई होता है चुपचाप से बैठ जाता है और गेम खेलना शुरू कर देता है। दोनों हमारे भाई पे चिल्लाते हैं और कहते हैं, अबे तू नालायक पागल वागल है क्या, तू क्या कर रहा है, इतने मुश्किल समय में तू गेम खेल रहा है। पर अपना भाई कहता है आके जाना ही कहाँ है हमें, अगर हम बाहर जाएंगे तो कोई पता नहीं है कि भाई क्या कोई अटैक कर दे, इसलिए तो यहीं पे बैठो, क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। डोनोरा कहती है हाँ ये भी ठीक बात है, लेकिन तभी अपना भाई कहता है चलो तुम मेरे को ये बताओ कि आखिर हम यहाँ पे आए कैसे, ये कौन सी कहानी चल रही है। तभी हमारी डोनोरा बताती है, देखो असल में सीन ऐसा है हमारे जिसमें भाई योगिरी और डोनोरा ये सब बैठे हुए थे, वो जो बस थी वो बस एक नॉर्मल ट्रिप की तरफ जा ही रही थी। वहीं हमें दिखाया जाता है जैसे ही ये एक टनल से गुजरती है ये लोग एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और उस अलग सी दुनिया में पहुंचने के बाद वहां पे एकदम से वहां पे शियोन नाम की एक मेज आ जाती है अंदर बस के। शियोन सबसे पहले बस में आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, अपना नाम शियोन बताती है और इतने में एक टीचर से पूछता है कि यहाँ सीन क्या चल रहा है। शियोन कहती है बीच में बात काटेगा ले तेरी ऐसी की तैसी। शियोन सबको बताती है, देख भाई मेरी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, अगर तुम मेरे को गुस्सा दिलाओगे तो तुम लोगों की ऐसी की तैसी कर दूंगी, तो कोई फालतू नहीं बोलोगे। एंड तभी वहाँ पे वो एक जोक मारते हैं जिसपे कोई नहीं हंसता है एंड उसको गुस्सा आ जाती है तो ड्राइवर को ही मार देती है। वही हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जो होता है डरे हुए होते हैं काफी इस लड़की से, कौन आखिर लड़की। तभी वो हमारी शियोन जो होती है सबको बताते हैं कि असल में जो दुनिया है ये सेजेस के द्वारा चलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सेज की थोड़ी कमी हो रही है, तो ये लोग असल में इन लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं ताकि इन लोगों को ये लोग सेज बनाए और इन लोगों की दुनिया में मदद हो जाए। तभी हमारी जो शियोन होती है सबको कुछ गिफ्ट्स देती है जिसको असल में हम पावर भी कह सकते हैं एंड एक तरह का बैटल सॉन्ग जैसा कुछ इनको सिस्टम मिला जाता है। हालांकि ये जो सिस्टम होता है हमारी डोनोरा को नहीं मिलता है क्योंकि वो नालायक है। शियोन सबको बताते हैं कि असल में देखो यार तुम लोगों को मैंने पावर्स दिया या फिर तुम इसे गिफ्ट्स भी मान सकते हो, लेकिन तुम्हें इस पावर का यूज करके अपने आप को असल में सीज बनाना है 1 महीने के अंदर, नहीं बने तो जीएम। वही हमें दिखाया जाता है डोनोरा पूछती है शियोन से कि आखिर उसी पावर्स नहीं मिली है तो उसका क्या सीन है। शियोन बोलते हैं तू डिफॉल्ट पीस है, तू रहन दे, तू बस ड्रैगन का खाना बन जाए, उनका भला कर दे, बस इतना ही तेरे लिए काफी है। सही समझे, यानी डोनोरा के तो लग गए इस दुनिया में। वहीं तभी जो शियोन होती है वो बोलती है कि असल में ही तुम्हारा टेस्ट अभी के अभी होने वाला है एंड यहाँ पे एक ड्रैगन आने वाला है एंड वो तुम लोगों का पहला टास्क होने वाला है, तो एंजॉय करना उस चीज को। हालांकि डोनोरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, ना कि उसे कुछ दिख रहा होता क्या कि उसके बाजू वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके दोस्तों से बताते हैं कि उसे सब कुछ पता चल चुका है ड्रैगन के बारे में, सारी डिटेल सब। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक ही बंदा जो होता है वो खड़ा होता है और कहता है हाँ भाई ये वही चोमू सा क्लास मॉनिटर होगा। हमारे मॉनिटर भाई साहब सबको बताते हैं कि देखो एक काम करते हैं, हम लोग इस ड्रैगन को साथ में मिलकर हराएंगे, इसलिए सब लोग मेरे को अपनी अपनी पावर्स बता दो ताकि हम लोग साथ में मिलकर काम करें और ड्रैगन को भी हरा दे और बच जाए सभी के सभी लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी सारी पावर्स बता देते हैं उस जोमू से मॉनिटर को। वही हमें दिखाया जाता है असल में डोनोरा के जैसे और भी 3 लोग होते हैं जिनको पावर्स नहीं मिली होती है और उन्हें नहीं पता होता कि आखिर अब उन्हें किसका मेन्यू बनना है। तभी हमें दिखाया जाता है उन बाकी लोगों को जिनमें से एक होता है आयाका और एक होता है यूरिची। इतना इंपॉर्टेंट टाइम है हमारा भाई घोड़े बेच के नहीं अपनी इज्जत बेच के सो रहा होता है, बिल्कुल ही देख के तो लग रहा होता है हमारे भाई को बस सोने के अलावा कुछ नहीं आता, वही कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे जिनके पास पावर्स होती है वो लोग बाहर चले जाते हैं बस के, लेकिन इससे पहले वो लोग बाहर जाते हैं जिनके पास पावर्स नहीं है, वो लोग हमारे भाई के पास आते हैं। जैसे कि डोनोरा वो हमारे भाई को उठाने की कोशिश करती है लेकिन अपना भाई उठता ही नहीं है। यूरिची या फिर यूं कि किरियो जो होता है असल में वो जैसी बाहर जाने वाला होता है उन लोगों चोमू मॉनिटर जो होता है हमारे किरियो को रोक देता है और कहता है नहीं तू नहीं जा सकता बाहर।
तुम लोग यहीं पे बैठो और थोड़ा सा पुण्य कर लो हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लोग बैठोगे तो तुम लोग ड्रैगन के खाना बन जाओगे, जिससे हमारी मदद हो जाएगी। इतना क्या कि वो चोमू मोटा उन लोगों को सीट से ढक देता ताकि वो लोग बाहर ना आ पाए। तभी आयाका जो होती है पूछते कि अरे यार तुम तो बड़े हो यार, मतलब भाई साहब आपके पास तो पावर है, आपको हम जैसे को मदद करनी चाहिए जिनके पास पावर नहीं है। लेकिन हमारा हीरो बोलता कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ स्पाइडरमैन की मूवी नहीं चल रही है, यहाँ पे असल में तुम लोग खाना बनने वाले हो और हमारे लिए वैसे भी बस एक बर्डन बन जाओगे अगर हम तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने लगे तो। इसलिए अपनी ये गंदी जबान अपनी शक्ल यहीं पे रखो और खाना बन जाओ और हमारे लिए थोड़ा काम करो। इतने में बाजू में एक लड़की होती है, उन लोगों को और खूबसूरत बना देती है ताकि अगर ड्रैगन वाला 20 मिनट में आ रहा होता तो अभी 10 मिनट में आ जाएगा। इसी के साथ थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद ये जो गिफ्टेड लोग होते हैं यहाँ से चले जाते हैं और हमारे नमूनों को यहीं पे छोड़ जाते हैं। ये लोग चले जाते हैं इन लोगों को यहीं पे छोड़ के ताकि ये लोग चारा बन जाए एंड ड्रैगन आ जाए इन लोगों को खा जाए। एंड तभी हमें दिखा जाता है एकदम से ड्रैगन आ भी जाता है। क्या मतलब ये तो ब्लिंकिट से भी फास्ट है, एकदम से वहां पे आ जाता है और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है हमारे भाई की आंख खुलती है और इसी टाइम के थोड़ी देर बाद अपना भाई उसे मार देता है। तो अपने भाई को सारी कहानी समझ आ चुकी होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, क्या होने वाला है। पर अपने भाई को तो इस चीज की चिंता होती है कि भैया आखिर वो अपने वीडियो गेम को कैसे चार्ज करेगा। तभी अपना भाई कहता है चलो ठीक है। फिर शायद उन गिफ्टेड क्लास वाले लोगों ने कहा था कि शायद एक ही ड्रैगन आएगा, तो एक आ गया एंड से हम लोगों ने खत्म कर दिया है, तो अब हम लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले लोग बाहर जाते हैं, हमारी जो डोनोरा होती है हमारे भाई से पूछते हैं कि आखिर तुमने उस ड्रैगन को मारा तो मारा कैसे। अपना भाई बताता है मैंने तो बस उसे बोला मर जा भाई, एंड वो मर गया। क्या मतलब हमारे भाई की काली जुबान है। इसी के साथ अपना जो भाई होता है डोनोरा के साथ बाहर आ जाता है एंड आसपास देखने के बाद हमारा भाई कहता है देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम सिटी में जाए, हिल के पास जाए, या फिर फॉरेस्ट में। एंड डोनोरा कहती है फॉरेस्ट में तो बिल्कुल मत जाना, वहां पे काफी सारे मॉन्स्टर्स होंगे, तो कहीं और चलो। लेकिन तभी जब ये लोग बात कर रहे होते हैं हमें दिखाया जाता है कि हमारे भाई को योगिरी को आसमान में कुछ 3 लौंडे दिखते हैं। पहले वो सोचता है कहीं कोई ड्रैगन तो नहीं, लेकिन तभी हमारी जो डोनोरा होती है बताते हैं नहीं ये तो हमारी क्लास के 3 लौंडे हैं। योगिरी पूछता है कि क्या मैं इन लोगों को यहीं पे स्वाहा कर दूं, लेकिन डोनोरा कहती है नहीं हमें रुकना चाहिए, शायद क्या पता है अच्छे इंसान हो। लेकिन हमारा भाई कहता है यार ऐसे कौन से अच्छे इंसान होते हैं जो तुम्हें मारने के लिए छोड़ दें। इसी के साथ हमारा भाई जो होता है वो डोनोरा की बात मान लेता है एंड उन लोगों को नीचे आने देता है, क्योंकि डोनोरा जो होती है काफी अच्छी दिल की इंसान बन रही होती है वहाँ पे, या फिर यूं बोलने की ज्ञान पेल रही होती है। लग रहा है इसकी भी यही शक्तियां हैं। वही हमें दिखाया जाता है वो तीनों लोग जो होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि भैया इन लोगों ने तो ड्रैगन को मार दिया, ये क्या सीन हो गया, और डोनोरा भी जिंदा है, ये क्या बात है। वो लोग नीचे आते हैं और बोलते हैं डोनोरा तो अभी जिंदा कैसे है, हम तो सोच रहे थे तू मर जाएगी तो हम तेरे को ज़ॉम्बी बना देंगे। दूसरा कहता है हम तो उसे नचा नचा के बिल्कुल नचनिया बना देते। डोनोरा इन सब चीज़ों को सुनने के बाद हमारे भाई को कहती है मेरे ख्याल से शायद तुम सही कह रहे थे, इन लोगों को मार ही देना चाहिए, मारो सालों को। वही हमें हिशिटा को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल अपनी फ्लेम की पावर दिखाता है हमारे भाई को और कहता है देखो तुम्हारा मेरे सामने कोई भी टिकने का चांस नहीं है, तो मेरे सामने झुक जाओ ठीक है। हिशिटा कहता है कि मैं तो तुम लोगों को अपना खिलौना बना दूंगा, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मेरे सामने झुक जाओ और मेरे खिलौना बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। और सबसे पहले तो मेरा मन है कि डोनोरा के साथ खेलूं एंड उसके बाद बाकी उन बचे हुए लोगों को भी मार दूं। इन लोगों की बातें सुनकर हमारी डोनोरा की तो बिल्कुल आत्मा ही कांप जाती है और हमारी डोनोरा होती है वो बिल्कुल कांपने लगती है। लेकिन अपना जो भाई होता है उसे कहता है अरे तू क्यों चिंता ले रही है, मैं हूं ना। तभी अपना भाई योगिरी जो होता है वो हिशिटा को कहता है कि चल मर जा अब। पहले तो बाजू वाले बंदे हंसते हैं, लेकिन एकदम से जैसे हिशिटा जो होता है जमीन पे गिर जाता है इन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। ये लोग सोचते हैं ये क्या तरीका है भाई। योगिरी बताता है बस उसने तो उस लड़के को बोला था कि मर जाए एंड वो मर गया, बस उसने आज्ञा का पालन ही तो किया है, इतना सिंपल तो है। एंड तभी हमारा भाई कहता है हिलना मत, लेकिन उसका बाजू वाला बंदा हिल जाता है। इसी के साथ हमारे काली जुबान वाला हमारा योगिरी जो होता है वो कहता है मर जा। लास्ट में बस हानाकावा जो होता है वो बच जाता है उन तीनों में से, क्योंकि वो हिलता नहीं है एंड हमारे भाई की योगिरी की बात मानता है। इससे पहले हमारा भाई उन लोगों को अपनी पावर समझाता है। वो हमारे हानाकावा को कहता है जा अपने पहले दोस्त को एक बार चेक तो कर ले मरे कि जिंदे हैं। हानाकावा अपनी हीलिंग पावर का यूज करता है जिससे वो किसी को भी हील कर सकता है, भले कैसी भी इंजरी हो, लेकिन ये लोग मर चुके थे इसलिए वो उन लोगों को हील नहीं कर पाता। और इस चीज को देखने के बाद हमारे जो हानाकावा होता है वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका होता है और हमारा भाई उससे कहता है हाँ भाई हो गई तसल्ली, अब मैं तेको अपनी पावर के बारे में बताता हूँ। हमारा भाई उसे बताता है कि देख भाई मैं किसी को भी इंस्टेंट डेथ दे सकता हूँ जस्ट बोल के। वैसे सही बताएं तो बोलने का भी कोई मैटर नहीं करता, बस सोच लो बस काम खत्म। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो हानाकावा होता है वो काफी डर चुका होता है और कहता है यार तुम आखिर ये कैसे कर सकते हो, तुमने मतलब इन लोगों को मार दिया भाई, ये गलत नहीं है, कहीं तुम ज्यादा आगे नहीं चले गए हो। इसी के साथ जैसे हमारा हानाकावा हमारे भाई के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, हमारे योगिरी उसे रोकता है और कहता है देख भाई अगर तूने मेरे को सोची भी कि मेरे पे अटैक करेगा तो भी तू मर जाएगा, यानी मेरी अगर तू पहली और दूसरी एबिलिटी दोनों को मिला दे फिर तो मेरे को मारना नामुमकिन के बराबर है। तू हाथ तो उठा के देख, तू अगला हाथ नहीं उठा पाएगा, इतने मैं गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमारा जो हानाकावा होता है वहीं पे रोने लगता है बैठ के। तभी हमारा जो योगिरी होता है वो उस लड़के से हानाकावा से पूछता है कि आखिर तुम्हें कोई बताया यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। एंड तभी हमारा जो हानाकावा होता है वो हमारे भाई को बताता है कि असल में यहाँ पे इसका भी फर्स्ट टाइम ही है और असल में इन लोगों को असल में कुछ मेजेस के द्वारा बुलाया गया है जो कि डीमन लॉर्ड को सफर में निकल चुके हैं मारने के लिए। हालांकि जब तक डीमन लॉर्ड नहीं मरने वाला तो तब तक ये लोग अपने घर वापस नहीं जा सकते अपने नॉर्मल दुनिया में। तभी हमारा भाई कहता है मान ले 3 साल हो गए तो फिर क्या करेगा। लेकिन ये हमारा हानाकावा बताता है कि असल में देख सीन ऐसा है कि यार हम यहाँ पे भले कितना भी टाइम रह ले हमारे वहाँ पे बस 1 या 2 ही घंटे होने वाले हैं, यानी यहाँ के 3 साल वहाँ पे 1-1.5 घंटा के आसपास।
तभी अपना भाई योगिरी जो होता है वो सोचता है कि शायद उनके पास एक रास्ता है अपने घर वापस जाने का। हालांकि इसी के साथ जो अपना भाई होता है वो हमारे हानेकावा को वहीं पे खत्म करने की सोचता है, लेकिन हानेकावा कहता है यार वो उसके लिए कुछ भी करेगा, भले कुछ भी हो जाए। वो अपनी लाइफ की भीख मांगता है, लेकिन अपना भाई उसे कुछ नहीं कहता है। वो डोनोरा से मांगता है, लेकिन डोनोरा कहती है जो तूने पहले बोला है ना उसके वजह से तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी देखो कुछ, तू मर जा सुअर। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारा जो हानेकावा होता है वो एक ब्रेसलेट सा निकालता है, कहता है अगर मैंने तुम्हारी कोई भी बातों को नहीं माना इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद फिर मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन इसी के साथ मैं तुम्हारी अभी तक बातें मानूंगा। लेकिन हमारी जो डोनोरा होती है कहती है हम तो उसे वैसे भी मार ही लेंगे, यानी इस हानेकावा को मरना तो है ही, एक काम करते हैं हम इसे जंगलों में छोड़ के आ जाते हैं। एंड अपने भाई को भी यही लगता है कि भैया यही करना सही ठीक रहेगा। एंड वो उसे कह देता है जा तू जंगलों में चले जा, लेकिन अपना जितना भी तेरा माल पानी है यानी खजाना वजाना सब निकाल के यहाँ चले जा। इसी के साथ जो हमारा हानेकावा होता है वो अपने सारा सोना वोना निकाल के वहां से निकल जाता है। डोनोरा हमारे भाई से पूछते कि आगे तुम ऐसा क्यों करे उसके साथ, मतलब तुमने उसका सारा सामान भी लिया है उसके वजह से ऐसे जंगलों में फेंक रहे हो, वो मर जाएगा। तो हमारा भाई कहता है देखो यार वो मरे या जिंदा रहे इससे मेरे को क्या, वैसे भी वो हमें बाद में क्या पता धोखा दे दे। तभी डोनोरा कहती है फिर आगे तुम मेरे पे क्यों शक नहीं कर रहे, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें धोखा दे सकती हूँ आगे जाके। लेकिन अपना भाई कहता है शायद इसका रीजन एक है, वैसे भी शायद तुम मेरे साथ जो भी कर लो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तुम पे भरोसा है। लेकिन डोनोरा कहते हैं फिर आखिर क्यों, मतलब आखिर तुम्हें मेरे पे इतना भरोसा क्यों है। लेकिन अपना भाई कहता है शायद तुम्हारे अंग से जो कि मेरे को लगे थे उस टाइम पे जब हम ड्रैगन से लड़े थे उस टाइम। एंड ये सब सुनने के बाद हमारी जो डोनरा होती है वो बिल्कुल ब्लश मार जाती है और कहती है यार ये तो मेरे शरीर के पीछे पड़ा है, इसको भी और कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है शियोन को जो कि आराम से मस्त रिलैक्स कर रही होती है। लेकिन तभी हमें यूची नाम का एक बंदा आता है और हमारे भाई को मतलब शियोन को, अब उसे बहन थोड़ी बोलूंगा मैं, हमारे जो यूची होता है वो बताता है हमारे शियोन को कि देखो यार ऐसा सीन है तुम्हारे जितने भी वो गिफ्टेड वाले लड़के थे या बच्चे बोल लो वो असल में पहला स्टेज पार कर चुके हैं, लेकिन अभी उनके आगे और 4 फर्टाइल्स है जिन्होंने पार करना है। हालांकि हैरानी वाली बात तो ये है कि असल में उनमें से 2 लड़के मर भी चुके हैं, वो भी बिना किसी वार्निंग के। लेकिन जो शियोन होती है वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है यार तुम देख लो तुम्हें जो देखता है, मेरे को तो उसमें कुछ खास अलग लग नहीं रहा है, सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है, तुम बाकी का देख लेना योची। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डोनोरा और हमारी योगिरी को जो कि असल में जैसे तैसे करके सिटी में पहुंच चुके होते हैं। हालांकि वहाँ पे गेट दरवाजा बंद होने वाला होता है। योगिरी कहता है तुम्हें क्या लगता था, मतलब हम यहाँ पे इतने दूर से पैदल चल के आएंगे एंड इतनी शाम को ये लोग दरवाजे बंद नहीं करेंगे। पर डोनोरा और वो लोग जो होता है वो जल्दी भागते हुए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि यार दरवाजा खोल दो, लेकिन उन लोगों को इन लोगों की बातें समझ नहीं आती। तो वो एक स्पेशल इंसान को बुलाते हैं अपने हेडक्वार्टर में फोन करके और हमें दिखाया जाता है माशियो को नाम का एक बंदा वहाँ पे आता है जिसको जापानीज आती है। एंड लकीली हमारे मशी को जो होता है उसको पूरी सिचुएशन पता होती क्या कि यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, तो उन लोगों की मदद तो कर पाता है। लेकिन वो उन्हें बताता है देखो यार सीन ऐसा है, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो हम उससे टोल लेते, लेकिन तुम लोग भाई सीज हो एंड ऑफ कोर्स हमें पूरे ऊपर से ऑर्डर मिल रखे हैं, इसलिए हम लोग तुमसे मतलब टोल नहीं लेंगे, तुम लोग ऐसे ही जा सकते हो। लेकिन तभी जैसे हमारा भाई पूछता क्या क्या तुम्हें बाकी उन लोगों के बारे में पता है सीजिस के बारे में, वो लोग कैपिटल जा रहे थे तो आखिर कैपिटल की डायरेक्शन क्या है। एंड इस चीज को सुनने के बाद हमारा जो मशी को होता है वो कहता है यार मेरे को ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिले ये सब करने के, और ना ही मेरे को ऊपर से कोई ऑर्डर मिले कि हमें सेजिस की मदद भी करनी है ऐसा, इसलिए मैंने कोई उन पे कैमरे थोड़ी गाड़े हुए हैं मैंने उन लोगों पे कि मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर किस डायरेक्शन गए हैं। हालांकि वो जो बंदा होता है मशी को वो उन्हें नहीं बताता कि आखिर कौन सी डायरेक्शन में जाना है। पर लास्ट में हमारी डोरोना पे वो लाइन मारता है और कहता है यार तुम मेरे पैलेस में क्यों नहीं चलती हो, क्या तुम भी जोकर के साथ रहोगी। लेकिन हमारी जो डोनोरा होती है वो हमारी योगिरी को वहां से लेके भग जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि आखिर ये बंदा कितना खतरनाक है। बाद में डोनोरा हमारे भाई को बताती भी है भैया मेरे को तो लगा था कि तुम उस बंदे को वहीं पे खड़े खड़े मार दोगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भगा के लिया। योगिरी कहता है क्या तुम्हें मैं इतना पागल इंसान लगता हूँ कि मैं किसी को भी आते आते मार दूंगा। लेकिन डोनोरा कहती है हाँ भाई क्यों नहीं, तुमने तो उस बंदे को वहां से हिलने के लिए ही मार दिया था, कौन जाने तुम्हारे जैसे सन की इंसान क्या कर सकता है। तभी डोनोरा बात बदल देती है और कहते हैं तुमने ये सिटी देखी कितना तक खूबसूरत है ये, और यहाँ पे तो देखो काफी सारे अलग अलग तरह के बीस्ट फोक जैसे काफी सारे लोग हैं। जब बात यहाँ पे अजीबोगरीब लोगों की हो रही होती है तभी वहाँ पे मारियो नाम की लड़की आती है। मारियो हमारे भाइयों के पास आती है और कहती है कि आगे तुम्हें कोई किसी चीज की जरूरत है या फिर तुम यहाँ पे तुम भटक गए हो या फिर यहाँ पे तुम्हारा पहला टाइम ऐसा कुछ, अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए यहाँ पे, तुम से जो चाहो उस तरह की हेल्प मांग सकते हो। लेकिन तभी हमारे जोगरी भाई पूछता है कि आखिर इससे तुम्हें क्या मिलेगा, और तभी जो मारियो होती है बाकियों की तरह अपनी रियलिटी को छुपाती नहीं है बल्कि सीधे बोलते हैं देखो यार असल में बात ऐसी है कि यार अगर मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखूंगी एंड तुम जैसे से जो है आगे जाके मान लो गलती से सक्सेसफुल हो गए, वैसे तो मरोगे लेकिन गलती से सक्सेसफुल हो गए तब मैं हूं ना तुम्हारे लिए फ्रेंडली, तो उस टाइम मेरा फायदा होगा। डोनोरा कहती है इरादा बेकार है लेकिन सच्चाई अच्छी है। वैसे तो इस बिल्ली का प्लान होता है कि असल में वो उन हीरो से शादी कर लेगी, हालांकि ये ऐसा कर नहीं सकती है। एंड हमारी डोनोरा को साफ साफ बोल देते हैं चिंता मत करो मैं तुम्हारे बंदे को नहीं लूंगी, तुम अपने बंदे को अपने पास ही रखो। लेकिन इन द एंड ये लोग जो होते हैं ये सोच लेते हैं चलो ठीक है इस लड़की की मदद ले ही लेते हैं। हालांकि ये लोग बिल्कुल ही बच्चों की तरह उस लड़की की बात मान जाते हैं एंड उससे मदद ले लेते हैं। एंड लोगों को नहीं पता होता कि आगे क्या हो सकता है स्ट्रेंजर्स की बात मानने का। एंड इन द एंड हमें यही देखने को मिलता है शाम को बढ़िया से अपनी शॉपिंग करने के बाद
बाद हमें पता चलता है कि असल में मारियो जो थी असल में काफी सारे अपने गुंडे वाले दोस्तों को लेके आती है इन लोगों को लूटने के लिए। अपना भाई योगरी की जो होता है उन लोगों से पूछता है क्या कि तुम लोगों को क्या चाहिए, पैसे से काम बन जाएगा तुम्हारा। वो लुटेरे जो होते हैं वो कहते हैं हाँ पैसे से तो काम बन जाएगा, लेकिन असल में हमारे को एक और चीज चाहिए और वो है आनंद, जो कि इन लोगों को इन बच्चों से मिलता है। ये बोलते हैं शिवन असल में जिन भी बच्चों को लाती है असल में वो ज्यादा कर जिनके पास उनकी गिफ्ट्स वाली पावर होती है वो तो भाई बिल्कुल ही वाइल्डली चले जाते हैं, मतलब कहीं पे भी ठोक ठाक देते हैं किसी को एंड काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास बिल्कुल निठल्ले होते हैं, वो उनके पास पावर वावर कुछ नहीं होती है, तो उन लोगों के साथ इनको मजे लेने में काफी ज्यादा आता है आनंद। एंड इसी के साथ हमें पता चलता है कि असल में इन लोगों का प्लान है कि इन लोगों से मजे लिए जाएंगे और कुछ नहीं, यानी इतनी आसानी से ये लोग इन्हें छोड़ने नहीं वाले हैं। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद ये हमारा जो भाई होता है वो सोचता है इन लोगों की इतनी बकवास सुनी लिया तो अब एक काम करते हैं, काम खत्म करते हैं। हमारा भाई भी थोड़ा सीरियस में आ जाता है मूड में एंड अपनी जो डोनोरा होती है वो बोलते हैं यार देखो ऐसी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो मरने वाला है, इतना तो गारंटी है, लेकिन मैं इतनी भी गारंटी दे सकती हूँ वो लोग असल में तुम लोग होने वाले हो, ना कि ये योगिरी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बीस्ट है। पर वो लोग नहीं मानते और हमारे भाई को वीक समझते हैं। वो लोग सोचते हैं हमारा योगिरी क्या ही कर सकता है उनके सामने, क्योंकि उसके पास तो कोई पावर है ही नहीं। लेकिन अपना भाई देखते देखते पीछे के 5 बंदों को निपटा देता है। मतलब सच में यार ये बंदा जो है पीछे देखता भी नहीं एंड पीछे वाले बंदों को निपटा भी देता है, आगे वाले को तो और डर लग रहा होता है। जो योगिरी भाई होता है वो इन सब पे जो आगे होते हैं 5-6 बंदे उन सब पे अपने टेस्ट कर रहा होता है कि भैया अगर मैं अपनी पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करके यूज करूँ तो कैसा होगा, लाइक उनके एक एक अंग पे। लेकिन अपना जो भाई होता है वो अच्छी तरह से अपनी पावर को यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मर जाते हैं। हालांकि 2 बंदे बचे होते हैं। मारियो वहीं पे खड़ी होती है एंड हमारे भाई को योगिरी को एक बुरी सी कहानी सुनानी शुरू कर देती है कि उसका एक छोटा भाई है, उसके लिए वो सब ये सब कर रही है। एंड अपना भाई कहता है तो इससे मैं क्या करूं, मैं क्या नाचूं, तूने हमें बेचने की कोशिश की है, हमें स्लेवरी सिस्टम में फंसाने की कोशिश की, आखिर मैं तेरे को कैसे बख्श दूं। इसी के साथ जो अपना भाई होता है वो अपने हाथ उठाता है और उसको कहता है मर जा। उन दोनों को ही वैसे वो कहता है, हालांकि उस टाइम वहां पे कोई रिस्पॉन्स होता नहीं है। दोनों के दोनों नमूने जो होते हैं बिल्कुल सही सलामत होते हैं, लेकिन सोचता है भैया इस बंदे के सामने रहने से क्या ही फायदा, सीधे भग लेते हैं यहाँ से। एंड दोनों के दोनों वहां से भग जाते हैं। लेकिन हमारी जो डोनोरा होती है वो कहती है आखिर तुमने उसे छोड़ा क्यों। लेकिन अपना भाई कहता है मैंने नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन जो गलती से बच गए। हालांकि हमें आगे दिखाया जाता है दोनों पे मैजिक दोबारा काम करता है थोड़ी देर बाद, हालांकि पर दोनों के दोनों मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है हमारे योगिरी भाई को, जो कि डोनोरा को बता रहा होता है कि उसका 100% स्ट्राइक रेट है। तभी इन दोनों को पीछे से एक आवाज आती है जहाँ पे सिटी की जो गार्ड होती है वो हमारे इन दोनों भाइयों को बोल रही होती है भैया तुम्हारा क्या सीन है, यहाँ पे क्या चल रहा है, और आजकल ये कॉफिन्स के लिए ज्यादा ही डिमांड नहीं बढ़ रही है। एंड इतने कहते ही हमारा जो भाई होता है वो एक बहाना मारता है, कहता है यार हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तभी हमें रास्ते में ये पड़ी हुई लाशें मिली। लेकिन वो जो गार्ड होती है वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे पता है तुम उन पे अटैक करने ही वाले थे, लेकिन ये लोग एकदम से मर गए, मेरे को सब पता है। इस बात को सुनने के बाद डोनोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सब दिख ही रहा था तो तुम्हें ये नहीं दिखा कि हम लोगों को बेचा जाने वाले स्लेवरी के लिए, तुम लोग हमें बिकते हुए देखना चाहते थे, क्या नीच हरामी गार्ड हो यार तुम लोग। लेकिन तभी वो जो गार्ड होती है वो बोलते हैं नहीं नहीं असल में हम लोग तो बस तुम्हें फॉलो करने वाले थे, वो लोग तुम्हें बेचते, हम लोग तुम उनका फॉलो करते एंड उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जिससे बेसिकली ये लोग जिसकी तलाश कर रहे हैं वो उस तक पहुंच जाते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इन लोगों ने रोक दिया से पहले ही, पर अगर वो लोग इन लोगों को ले जाते तो ऑफकोर्स इन लोगों के पास एक सेज की टीम है, उसका यूज करके ये लोग पहुंच जाते जैसे तैसे करके। तभी उन गार्ड में से एक मेंबर जो होती है वो बोलती है उस गार्ड को कि भैया ऐसा सीन है कि इन दोनों के पास ही पावर्स नहीं है कोई भी गिफ्टेड, और क्योंकि इन लोगों के पास पावर ही नहीं है तो आखिर ये लोग इन्हें कैसे मार सकते हैं, और ना हमारे पास इनके लिए फिर कोई अरेस्ट के लिए कोई सबूत होगा, तो इन दी एंड हमें इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। एंड वो गार्ड कहते हैं चलो ठीक है जाओ छोड़ दिया तुम लोगों को। एंड इतना कहने के बाद वो जो गार्ड के मेंबर होती है वो उनके पास आती है, उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन अपना भाई कहता है अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो हमें कहीं रहने के लिए जगह ही दे दो, हम लोगों को थोड़ा ज्यादा भला हो जाएगा। एंड इतना सुनने के बाद उन्हें मिल भी जाता है बल्कि रात को वहां रुकने के लिए एक होटल में जगह है। एंड हमें पता चलता है हमारा भाई जो होता है वो डोनोरा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहना पसंद करेगी रूम में एक अकेले या फिर अलग अलग लेगी, और हमारी डोनोरा जो होती है वो इनडायरेक्टली मना कर देते हैं कि ये कह के कि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, इसलिए हमारा भाई जो होता है कहता है ठीक है हम आजू बाजू में रख लेंगे अपने कमरे। वही हमें दिखाया जाता है हमारी जो डोनोरा होती है वो अपने कमरे में आ जाती है और आराम से जाके सोने की कोशिश करती है। हालांकि उसे तभी याद आता है कि आखिर हमारा भाई योगिरी क्या कर रहा होगा इस टाइम। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर योगिरी ने उसे एक कमरे में रहने के लिए क्यों कहा होगा, क्या उसके कुछ प्लान्स होंगे या फिर कुछ ऐसा कुछ। और वो इस चीज को जस्ट रियलाइज करते हैं कि असल में अभी तक इस दुनिया में आने के बाद वो पहली बार अकेले है योगिरी से, यानी कि योगिरी अलग है एंड वो यहाँ अलग है, वरना वो दोनों साथ है हर जगह। हमें तभी दिखाया जाता है डोनोरा सोचते कि क्या पता योगिरी उसे पसंद तो नहीं करता, वही सोचती है, पर उसे याद आता है अरे नहीं योगिरी ने तो सब क्लियर कर रखा है कि आखिर वो उसके बॉडी के पीछे ना कि किसी और चीज के। डोनोरा जब ये सब नौटंकी कर ही रही होती है तभी उसके सामने एक घोस्ट आ जाती है। डोनोरा पहले उस घोस्ट को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन एकदम से नोटिस करते हैं कि इस घोस्ट के असल में जो शक्ल है वो उसकी बहन की शक्ल जैसा है। हालांकि उसकी बहन अभी जिंदा है, यानी रियल वर्ल्ड में पक्का उसकी बहन ने कोई कांड कर दिया जिसकी वजह से उन लोगों का जो फैमिली स्पिरिट है वो यहाँ पे आ चुकी है। वो स्पिरिट मुंह को भी क्लियर कर देते हैं कि असल में उसकी बहन से कोई भी लेना देना नहीं है, वो बस एक्चुअली यहाँ पे आई है डोनोरा की मदद करने के लिए। एंड तभी डोनोरा उससे पूछते हैं कि अच्छा तो उस टाइम तुम कहाँ थी जब मेरे पे असल में ड्रैगन
ड्रैगन ने अटैक किया था, मेरे को 2 बार स्लेवरी के लिए बेचा जाने वाला था, तब कहाँ थी तुम जब मेरे को तुम्हारी जरूरत थी। एंड इस चीज को सुनने के बाद जो घोस्ट होती है बताती है असल में उसे योगरी से थोड़ा डर लग रहा था। मोको बिल्कुल ऑनेस्ट होती है, बताते कि असल में उसे लग रहा था कि अगर वो उनके सामने आ गई एंड गलती से भी गलत इंप्रेशन बना दिया योगरी के सामने तो उसका तो खत्म है भाई सीन। इन द एंड मोको जो होती है वो साफ साफ बता देती है असल में उसे योगरी से काफी ज्यादा डर सा लगता है कि भैया ये बंदा तो मेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देगा, कुछ भरोसा नहीं है, बड़ा सनकी इंसान है। लेकिन तभी हमारे जो डोनोरो मोको से पूछते हैं कि आखिर तुम मेरी ये बताओ तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। तभी हमारी जो मोको होती है उसे बताती है देखो असल में मैं तुम्हें हर एक चीज़ से मदद कर सकती हूँ, हालांकि फिजिकली कोई भी मदद नहीं कर सकती। इवन डोनोरो की स्कूल बस में असल में जो शियोन ने कुछ चीज़ें इंस्टॉल की थी बच्चों के अंदर वो भी इंस्टॉल नहीं करने दी शियोन को। एंड इस चीज़ को सुनने के बाद डोनोरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती, कहती यार तो वही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस दुनिया में। लेकिन मोको बताते हैं देखो असल में तुम उस चीज़ को इंस्टॉल करने देती तो फिर तुम्हारा बिल्कुल ही बहुत बेकार चीज़ होता तुम्हारे साथ, तुम असल में कहीं पर जा ही नहीं सकती थी। एक तरह से मान लो तुम पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती उस लड़की के द्वारा, तुम्हारे पास तुम्हारी फ्रीडम नहीं रहती। तो मेरे ख्याल से तो ये तो कोई अच्छी डील नहीं थी। मोको का रियल गोल है कि असल में डोनोरो को जैसे तैसे करके रियल लाइफ में ले आओ एंड उसको अपनी फैमिली के मार्शल आर्ट का नेक्स्ट सक्सेसर बनाओ। पर डोनोरो बोलती है कि असल में कुछ ज़्यादा ही वीक है एंड योगरी पे ही पूरी तरह से डिपेंड है। लेकिन तभी जो मोको होती है वो हमारी डोनोरा को कहती है देखो चिंता मत करो मैं हूं ना, मैं तुम्हें सारी मार्शल आर्ट टेक्निक सिखा दूंगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सुबह की तरफ जहाँ पर डोनोरा जो होती है वो हमारे भाई से मिलती है योगरी से एंड सब बोलती है आज का क्या सीन है, क्या हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। वही हमें ये भी पता चलता है असल में डोनोरा पूरी रात सोई नहीं थी क्योंकि असल में वो ट्रेनिंग कर रही थी। तभी जो हमारा योगरी होता है वो हमारी डोनोरा को बताता है कि असल में उसे इसी चीज के बारे में बात करनी है। तभी वहाँ पे हमारा भाई डोनोरा को सेलेस्टीना से मिलाता है जो कि असल में योगरी को उसके सारे जितने भी दोस्त है कहाँ पे हैं उनकी लोकेशन क्या ये सब बता देती है, साथ ही साथ उसके गेम के लिए एक चार्जर भी देती है ताकि उसका फायदा हो जाए। एंड ऑफ कोर्स अपने भाई पे पैसे की कमी तो है नहीं। और सेलेस्टीना सिर्फ उन लोगों की इतनी ही मदद नहीं करती बल्कि उन्हें वो असल में 2 टिकट भी देती है कैपिटल की तरफ जाने के लिए और एक जगह का एड्रेस भी बताती है जहाँ पे उन लोगों को उनके दोस्त मिल सकते हैं। और बाई चांस अगर तुम लोग ये सोचो कि भैया हमारे भाई पे इतना पैसा आगा से रखी इतनी सारी चीज़ें, तो याद हो तुम लोगों को हमारे भाई ने 3 लॉन्डो को लूटा था। तो पैसे की कमी तो है नहीं बल्कि हमारा भाई जो होता है अपने बचे हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट में भी रखवा लेता है। क्या मतलब यो गरीब बनिया है। वही हमें सीन शिफ्ट जो था वो दिखाया जाता है हमारा भाई जो होता है जब हमारी डोनोरा के साथ बैठते हुए जा रहा होता है कैपिटल की तरफ, तभी वो भी अपना मस्त गेम खेलते हुए तभी हमारे भाई को कुछ सेंस होता है एंड वो एकदम से हमारी डोनोरा को बिल्कुल पीछे धकेलता है। हालांकि हमें तो रोमांटिक सीन लग रहा था लेकिन तभी देखने को मिलता है कि असल में ऊपर से छत फटती है उस ट्रेन की और हमें देखने को मिलता है कि असल में यहाँ पे एक सेज है जो कि एक रोबोट से लड़ रहा है, वो भी बिल्कुल ही आजू बाजू ना देखते हुए। साथ में हमें लियन नाम की एक वेम्पायर सेज से भी मिलाया जाता है जो कि असल में उन्हीं सिटी गार्ड से बात कर रही होती है एंड वो जो सिटी गार्ड होता है असल में कुछ बंदों को लेके आए होते हैं और में ये लोग बता रहे होते हैं हमारी योगरी के बारे में उस वेम्पायर को कि भैया एक बंदा था उसने पता नहीं क्या किया इन लोगों पे, कौन सा काला जादू फूका है पता नहीं भैया, लेकिन अभी तक ये बंदों की भाई आंखें हमने फोड़ के दोबारा लगा भी दिया लेकिन अभी भी ये बंदे नहीं देख पा रहे, पता नहीं कौन सा जादू किया है। और इसी बात का फायदा उठा के लीन जो होती है उस बंदे को असल में एक वेम्पायर बना देती है। एंड मैं तुम्हें बता दूं असल में हमारा जो भाई था योगरी उसने असल में इन लोगों के पार्ट्स पे मैजिक किया था अपना, इनको पूरी तरह से नहीं मारा था। वही हमें दिखाया जाता है तभी उन लोगों के दरवाजा तोड़ते वहाँ पे एक सेज आता है और अपना सीन शिफ्ट होता है हमारे भाई की तरफ यानी योगरी की तरफ, जहाँ पे अपना योगरी बिल्कुल सही होता है मस्त एंड हमारी जो डोनोरा बिल्कुल दोनों के दोनों ठीक होते हैं। तभी अपना भाई कहता है ये लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल ही गंदा मचा रखी है, ये जो सेज उस मशीन बैटल के बीच में लड़ाई हो रही होती है उन्हें एग्रेसर कहा जाता है हालांकि, लेकिन जो सेज जो इन दोनों की लड़ाई होती है इसमें बिल्कुल ही बहुत सारी तबाही हो रही होती है। तो हमारी डोनोरा कहती है कि इन्हें मार दो यार, लेकिन अपना भाई कहता है यार मैं तुम्हें कोई मारने की मशीन लगता हूँ, मतलब ठीक है मेरे भी कुछ रूल्स है यार, मारना चाहूँ तो मैं किसी को भी मार दूँ मेरी लिमिट नहीं है कोई, लेकिन भैया मेरे भी थोड़े रूल्स है यार, मतलब उस बंदे ने कुछ बिगाड़ा है नहीं तो आखिर मैं उसे क्यों मारूं फालतू में। दोनों के बीच बात हो रही होती है तभी एक मेज उन पे हमला करता है और हमारे भाई की सनक जाती है। वहीं दूसरे रो में सीन शिफ्ट होता है वो दिखाया जाता है लियान की तरफ, वहीं वो वैम्पायर वाली लड़की जो कि असल में उस बंदे से लड़ रही होती है, वो नया जो सेज आया होता है, लेकिन ये लियान एक बल के भी नहीं सोचते उस बंदे को मारने के लिए कहती है मैं तो इमोर्टल हूँ मैं तो मार दूंगी मेरा क्या जा रहा है। वैसे जिस बंदे ने वहाँ पे एक्सप्लोजन किया होता है वो असल में अपना रिवेंज लेने आया होता है अपनी प्रेमिका का, हालांकि इस लड़की कोई फर्क पड़ता नहीं है तो उस बंदे को फेंक देती है मार देती है। और वहाँ पे उन लोगों से कहते हैं कि असल में उसे योगरी से मिलना है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर योगरी ने इन लोगों को मारा तो मारा कैसे। वहीं दूसरी तरफ अपना जो भाई होता है उसकी सनक चुकी होती है, योगरी वो सेज को मार देता है और वहीं जो रोबोट होता है वो बिल्कुल आ जाता है शांति बोरुक वाली बातों पे और डोनोरा के लिए थोड़ी सी घूस देने के बाद ये बंदा वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरे रूम में लिंक को दिखाया जाता है वही वैम्पायर वाली सेज जो कि शियोन के साथ असल में एक मीटिंग करती है और बताती है वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, जहाँ पे लियन को लगता है कि असल में उस सेज की हत्या हमारी योगरी ने की है, उसके पास स्पेशल पावर है, लेकिन हमारी शियोन कहती है यार तुम्हें जो करना है वो करो एंड वो लड़की कहते हैं ठीक है फिर ज़ोंबी आर्मी रेडी करो, अब हम देख लेंगे इसका क्या मैटर है। वही हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पे हमारी डोनोरा और हमारा भाई पहुंच जाते हैं न्यू सिटी या फिर यूं कहें की कैपिटल है नब्यूसा। डोनोरा काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा जो योगरी होता है वो काफी ज्यादा थोड़ा थका थका सा लग रहा होता है।
इस बात को सुनने के बाद हमारी जो डोनोरा होती है वो हमारे भाई को कहती है, यार तुम थोड़ी एक्सरसाइज करो यार, तुम थोड़े लीजी हो रही हो। ओहो देखो तो कौन बोल रहा है, वो लड़की जो असल में यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं कर रही है और हमारा भाई जो इतनी मेहनत कर रहा है अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए उस पे लड़की अपना रौब झाड़ रही है। देख रहे भाई, इसका भी सीन करेंगे। लेकिन ये सब चीजों को देखने के बाद हमारी जो डोनोरा होती है वो पूछते है कि अगर तुम्हारी भी कोई लिमिट है क्या, क्योंकि तुमने इतनी सारी किल कर दी, क्या बात है इसलिए तुम थके हुए हो। लेकिन हमारी योगरी जो होता है वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहे तो जितनी चाहे उतनी किल कर सकता है, इस चीज से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अपना भाई जितनी चाहे उतनी इंस्टेंट डेथ कर सकता है किसी की भी, या फिर वहीं किल कर सकता है, बस अपना भाई का मन होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, ये मतलब इसेकाई वाले कुछ भी कर देते क्या, मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे आइडिया, मतलब हगते हगते कुछ भी आ जाता है वो लिख देते क्या। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। तभी हमें दिखा जाता है दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं उस स्पेशल जगह पे जो कि असल में उस सेलेस्टिया नाम की उस लड़की ने बोला होता है। तो जैसे अपना भाई उस जगह पे जाता है, उस होटल जैसी जगह पे, उस होटल में अपने भाई को असल में एक लड़का मिल जाता है जो कि असल में उन्हीं की क्लास का होता है। एंड ताचिबिना नाम का जो सेज है असल में ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे भाई वो बस वाले इंसिडेंट तो कुछ हुआ ही ना हो। डोनोरा उससे पूछते कि आखिर तुम बाकी क्लासमेट के साथ क्यों नहीं हो। एंड वो जो ताचिबिना होता है वो बताता है यार मैं असल में उन लोगों से अलग हो गया क्योंकि मेरे को उनका सिस्टम बेकार लगा, उनका पावर और लेवल गेन करने का तरीका मेरे को सही नहीं लगा। एंड जब मेरे को पता चले स्लेवरी वाले सिस्टम के बारे में फिर तो भाई मजा ही आ गया। और हमारे भाई ताचिबिना ने तो असल में अपना ही अलग से हरिम लाइफ बना दी है। वो अपने स्लेव से उन लोगों को मिलाता है एंड उन लोगों के नाम भी बताता है। हालांकि मैं इन लोगों के नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि तुम लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं और गलती से में से तुम्हारी कोई वाइफ निकली है, मैंने उसका नाम गलत ले लिया फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि जितनी भी हमारी ताचिबिना की स्लेव्स है सारी डोनोरा से काफी ज्यादा जलती हैं, अब कौन जाने क्यों। वहीं ताचिबाना के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस देखने के बाद अपना जो भाई होता है वो हमारी डोनोरा को बताता है, देख भाई मेरे को तो लग रहा है इसके पास काफी तगड़ी पावर है तभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और असल में हमें ये भी पता चलता है कि असल में हमारे जो ताचिबाना ये असल में स्कूल हाई स्कूल कह सकते हैं वहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड ये लड़कियाँ ऐसे बदलता है जैसे भाई हम लोग कपड़े। वहीं तभी ताचिबाना जो होता है वो कहता है यार तुम्हें पता है डोनोरा भी असल में मेरे साथ मेरी लवर बनना चाहती थी या फिर युगन की स्लेव। और इस बंदे की ऐसी भाई कॉन्फिडेंस देखने के बाद डोनोरा भी बिल्कुल शौक हो जाती है, भैया ये क्या इंसान है कुछ भी बके जा रहा है। पर ताचिबाना कहता है यार अच्छी बात है यार डोनोरा, कम से कम तुम योगरी की मदद कर रही हो। और ताचिबाना असल में डोनोरा को बोलता भी है कि क्या वो उसकी स्लेव बनना चाहेगी, लेकिन हमारी डोनोरा बेशक कुछ टाइम कुछ नहीं बोलती है। एंड इसी नॉनसेंस सुनने के बाद ये लोग कहते हैं भाई तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। और हमारा जो ताचिबिना होता है वो बताता है असल में उसके पास पावर है डोमिनेट करने की, अपने से कमजोरों पे वो असल में डोमिनेट कर सकता है। डोनोरा बोलते फिर आखिर तुम स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहे हो, तुम तो यहाँ पे बस आराम से बैठे हो अय्याशी कर रहे हो यार, तुम अपने बाकी स्टूडेंट या फिर युगन के दोस्तों के साथ जाओ यार, तुम वहाँ पे ट्रेनिंग करो स्ट्रॉन्ग बनो। लेकिन ताचिबिना बताता है जब इनकी क्लास सेफली पहुंच चुकी थी सिटी में एंड लोग आराम से मस्त पार्टी शार्टी कर रहे थे तब हारुतो ओतोरी जो कि असल में हमारे ताचिबिना भाई के पास आता है एंड जिसे बोलता है देख भाई मेरे पास असल में तेरे लिए एक स्कीम है, अगर तू उस पर काम करेगा तो बहुत आगे जाएगा। वो ताचिबिना को बताता है देख भाई सब लोग तेरे को अवॉइड इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि असल में तेरी पावर ही यही है कि असल में तू किसी पे भी डोमिनेट कर सकता है और क्लास में कोई वॉर और ये सब ना छिड़ जाए, इसलिए मैं तेरे को बताता हूँ तू क्या करे काम कर। अपना जो ओतोरी होता है वो असल में हमारे ताचिबिना को उसकी पावर के बारे में बताता है एक पिरामिड की तरह से। वो बताता है देख भाई तू क्या कर, तू असल में अपने लिए कुछ स्लेव ले एंड उन स्लेव से भी काम करा, लड़ाइयाँ कराए एंड उसके बाद जो हार जाते हैं उन्हें भी अपना स्लेव बना ले। और ऐसे करते करते टाइम के हिसाब से तेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी और कंट्रोल आ जाएगा और तू काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी ताचिबिना ओतोरी से पूछता क्या कि तेरे को ये सब चीजें कैसे पता है, ये सब चीजें तो मेन्यू में भी नहीं लिखी थी। तभी जो ओतोरी होता है वो बताता है देख भाई असल में मेरी सीक्रेट पावर यही है कि मैं किसी की भी एबिलिटी की सीक्रेट डिटेल्स जान सकता हूँ, हिडन डिटेल्स। तभी ताचिबिना ओतोरी से पूछता कि आखिर फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, आखिर तुमने मेरे को ये क्यों बताया। एंड ओतोरी उसे बताता है देख भाई तेरे पास इतना पोटेंशियल है कि तू शायद एक सक्सेसफुल स्लेव बन जाए एंड अगर ऐसा होता है तो तुम हमारी पूरी क्लास की मदद कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स इससे हम लोगों के गले नहीं कटे जाएंगे, बिल्कुल नालायक यूजलेस की तरह। इसलिए हमारा ताचिबिना होता है वो बताता है कि देख इसलिए मेरी जो लेवल ऑफ पावर है वो बढ़ ही जा रहे हैं। एंड इसी के साथ वो दोबारा डोनोरा से पूछता है कि क्या वो उसकी स्लेव बनेगी, लेकिन डोनोरा साफ मना कर देते, कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसी ठीक हूँ, मैं अपनी फ्रीडम मेरे को बहुत प्यारी है। ताचिबिना कहता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पुश नहीं करूंगा। लेकिन तभी हमारा जो योगरी होता है वो हमारी डोनोरा को बोलता है यार तुम्हें चले जाना चाहिए था उसके साथ, इससे तुम्हारा ही फायदा है एंड तुम उस पिरामिड वाली स्कीम के सबसे ऊपर रहोगी। लेकिन हमारी डोनोरा कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे लिए कोई ऑप्शन कभी था ही नहीं। एंड तभी हमें दिखा जाता है 3 दिन हो जाते हैं अपना भाई बिल्कुल सोता रहता है और हमारी डोनोरा अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है, सब कुछ पीसली चल रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में ज़ॉम्बी आर्मी जो होती है उनके शहर में आ चुकी होती है। लेकिन अपना जो योगिरी होता है वो बिल्कुल भी भाई उठता ही नहीं है, सोता रहता है। तो अपनी जो डोनोरा होती है वो भी पर्दे लगा के चली जाती है। जब डोनोरा अपने रूम में अकेली होती है तब मोको उसके पास आती है, उसे बताती है यार मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम्हें कोई ना कोई तो मारने आ रहा है और तुम्हें बच के रहना चाहिए, तो देख लेना तुम टारगेट हो रही हो अभी। इस बात को सुनता ही हमारी जो डोनोरा होती है वो सीधा हमारे भाई की तरफ कॉल लगाती है योगिरी की तरफ एंड अपना भाई उठता है उस फोन कॉल से एंड जैसे ही हमारी डोनोरा की तरफ जा रहा होता है वो एकदम से उस जगह को पूरे हॉल को स्कैन कर लेता
जाता है, एकदम से उसे फील होता है कि भैया लग रहा है कोई ना कोई तो किसी को टारगेट करने वाला है, और अपना भाई उस छुपी हुई लड़की को मार देता है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि एरिका थी। एंड इसी के साथ जैसे अपना भाई हमारे डोनोरा के रूम में जाता है, उसे बताता है यार तुम्हें कोई मारने आया था एंड अब तुम्हारी कोई थोड़ी जान मुश्किल में है, क्योंकि वो असल में एरिका थी, यानी कि ताचिबाना जो है उसे अब पता चल चुका होगा कि उसकी जो एरिका है वो मर चुकी है, यानी उसकी टॉप पिरामिड में से एक लड़की मर गई है। तो इसका तो वो रिवेंज जरूर लेगा, इसलिए वो कुछ ना कुछ तो जल्द ही करने ही वाला है। इसलिए योगिरी जो होता है बोलता है कि चलो यहाँ से जल्द से जल्द निकल लेते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ताचिबाना को सब खबर होती है, लेकिन वो 104 जो डंजन होती है उसे भी पार कर लेता है आसानी से। ताचिबाना असल में ये सब इसलिए कर पा रहा था क्योंकि असल में ये सब उसकी सर्वेंट्स की पावर है। हालांकि उस डंजन को कंप्लीट करने के बाद अपना जो ताचिबाना है वो अपनी एरिका को देखता है कि आखिर उसने क्या किया है, क्या हुआ। तब वो देखता है कि असल में एकदम से नीचे गिर गई थी एंड मर गई थी। ताचिबाना को और कुछ नहीं पता कि आखिर उसे किसने मारा, किस लिए मारा, लेकिन हमारी जो उफमैनिया नाम की उसकी एक सर्वेंट है वो बताती है कि असल में एरिका जो है वो दोनों रोआ से असल में जल रही थी, इसलिए वो उसे मारने गई थी, हालांकि वहीं पे खुद मर गई। ताचिबाना बताता है कि असल में उसे एरिका से मतलब नहीं है, असल में उसके सर्वेंट से उसे मतलब है कि आखिर वो जिन को लाई है इस ग्रुप में कहीं वो ना चले जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारी रीजा को, जो कि असल में हमारे भाई का रास्ता ब्लॉक कर देती है अपने आइस मैजिक से, पर हमारा भाई आइस को बोलता है मर जाए एंड वो मर जाता है। मतलब लिटरली आइस को भी मार देता है अपना भाई, इवन हर एक चीज को, नॉन लिविंग थिंगों की लिविंग भाई सब मर जाते हैं भाई के सामने। मतलब कौन से नशे करके ये कहानी लिखी गई थी, मेरे को तो पहले ये बता दो भाई। राइट है, बिल्कुल नशे में लग रहा है। खैर तभी जो हमारी रीजा होती है वो वहीं पे हार मान लेती है, कहती कि मैं आपसे और क्या ही लड़ूं, तुम तो पहले से इस मैच को जीते हुए हो। वो बताते हैं असल में काफी सारे सर्वेंट्स हैं जो कि असल में डोरोनोआ के ही पीछे पड़े हुए हैं, और एरिका की भी उसी के पीछे थी। वहीं तभी डोरोनोआ के ऊपर एक और स्नीक अटैक होता है, लेकिन डोरोनोआ अपने पहले किल कर देती है उसे मार के। और इसी टाइम पे मौके का फायदा उठाते हुए रीजा जो होती है अपना एक हथियार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अपना जो भाई होता है योगिरी वो इस चीज को देख लेता है एंड उसी टाइम रीजा को मार देता है एज पर देयर डील। अब हमें दिखाया जाता है कि बस चेल्सी और उसकी जो डॉल्स है बस वही बची है, लेकिन अपना भाई उन डॉल्स को भी वहीं पे मार देता है, और चेल्सी जो होती है एक स्मार्ट चॉइस का यूज करती है और ताचिबाना को बिट्रे करके हमारे जो भाई होता है योगिरी उसे सब कुछ सारी की सारी बातें बता देती है एक छोटी बच्ची की तरह। वही हमें दिखाया जाता है कि अब हमारे ताचिबाना पे और कोई चारा बचता नहीं है एंड वो सोच लेता है कि अब वो उन लोगों के ऊपर अपना स्पेशल अटैक करेगा कॉकरोच का। ये कॉकरोच असल में हमारे ताचिबाना के कंट्रोल पे चल रहे होते हैं एंड हमारा जो ताचिबाना होता है वो इनका यूज करके अगर इन्हें अटैक करने के लिए बोलेगा तो ये जो कॉकरोच है किसी ना किसी इंसान की तो वहीं पे जान ले लेंगे। इन्हें जहां से भी ओपनिंग मिलेगी ये सीधे वहीं पे घुस जाएंगे और उसके बाद वहां पे तहलका मचा देंगे और पूरे ह्यूमन बॉडी को खराब कर देंगे। यूफ्यू में जो होती है वो हमारे ताचिबाना को मना करती है, कहती है यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर उसके साथ जिसे तुम्हें पता भी नहीं कि वो कब तुम्हें कैसे मार सकता है। लेकिन ताचिबाना कहता है देखो मैं एक डोमिनेटर हूँ और अगर ये बंदा नहीं मरा तो फिर मैं कभी डोमिनेटर बन ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे को उसे मारना पड़ेगा। एंड वो उन कॉकरोच को ऑर्डर दे देता है कि जाओ हमला करो। हालांकि अपना जो भाई होता है वो हमारे ताचिबाना की लोकेशन को ढूंढ लेता है एंड उसके बाद उसे मार देता है वहीं ऑन द स्पॉट। वहीं हमें दूसरी तरफ योगिरी को दिखाया जाता है जो कि असल में उसी कॉकरोच वाले रूम में होता है और कहता है चलो अब हमें यहाँ पे वैसे भी रहने की कोई जरूरत नहीं है और हम यहाँ पे रहेंगे भी नहीं, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे इफ्यूमिया और हमारे स्टेफनी जो होती है वो दोनों के दोनों फ्री होते हैं एंड वो कहीं पे भी जा सकते हैं। वहीं दोबारा फ्रीडम मिलने के बाद इफ्यूमिया जैसी बाहर आती है उस जगह से वो देखते कि यहाँ पे बिल्कुल भी फॉरेस्ट नहीं बल्कि अब यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। इतनी खतरनाक चीजें देखने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लियस भी होते हैं, वही वैम्पायर वाली से जो कि हमारी इफ्यूमिया को जाके बाइट कर लेती है और इफ्यूमिया को भी अपनी ब्लड लाइन में ले आते हैं, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो योगिरी होता है डोनोरा जो होता है असल में उस सिटी में घूम रहे होते हैं एंड इन लोगों को पता चल चुका होता है कि यहाँ पे असल में ज़ॉम्बीज का अटैक हो चुका है। लिज जो होती है वो असल में हमारी योगिरी के बारे में सारी की सारी डिटेल जितनी भी जान सकते हैं उसे जानने की कोशिश करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है क्या हमारी जो योगिरी है वो हमारी लीज जो कि असल में इमोर्टल है उसे भी मारने के लायक है, क्या वो इतना केपेबल है। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है सिटी के सीन को जहाँ पे असल में सिटी में बुरी तरह से भाई ज़ॉम्बीज ने हालत खराब कर रखी होती है लोगों की और दो बंदों की लड़ाई की वजह से बाकी जो सिविलियंस होते हैं उन लोगों को ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ रहा होता है, मतलब इन लोगों से भाग के जाना पड़ रहा होता है। हमारा जो भाई होता है योगिरी वो सोचता है कि चलो हम एक काम करते हैं, वैसे भी ये जितने भी ज़ॉम्बी से काफी धीरे चल रहे हैं तो शायद हम इस सिटी से बाहर निकल जाएंगे अगर हम चीजों का ध्यान देते हो जाए तो। लेकिन हमारी जो डोनोरा होती है वो कहती है यार तुम्हें लगता है हमें ऐसे जाना चाहिए इन लोगों को ऐसे छोड़ के। अपना जो भाई होता है योगिरी कहता है अरे यार मैंने यहाँ पे कोई ठेका थोड़ी ले रखा है इन लोगों का बचाने का, मैं अपना देखूं क्यों इन लोगों का देखूं, मैंने तो वैसे भी कोई हीरो के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। वहीं तभी हमें मेयर के वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मेयर होता है वो मासायुकी नाम के एक उन ज़ॉम्बीज के लीडर से बात कर रहा होता है। रियोचा जो होता है यानी वही मेयर वो हमारे मासायुकी को कहता है भाई तू यहाँ से निकल जा, ये तो आके मेरे सिविलियंस के साथ क्या कर रहा है। लेकिन मासायुकी कहता है नहीं नहीं मेरे पास तो मिसेज लेस के भाई ऑर्डर है तो भाई मेरे को तो कोई नहीं हटा सकता यहाँ से। रियोचा कहता है भैया तुमने ऐसे ही कैसे लिया है
आर्मी, मतलब कोई ना कुछ तुमने बताया ना कुछ, एकदम से लिया है और यहाँ पे सिविलियंस को परेशान कर रहे हो। लेकिन मासायुकी बताता है मिसेज लेज ने ये असल में एरिया मेरे को दिया है, तो ऑफकोर्स इसका यहाँ पे जितनी भी चीज होने वाली है वो सब मेरे ऊपर है और मेरे पास लाइसेंस है एक तरह का, जिससे मैं जितने चाहूँ तो लोगों को किल कर सकता हूँ। यहाँ पे इस चीज का मेरे पे राइट है, तो तुम तो मेरे को मत ही सिखाओ। एंड जैसे उस मेयर को पता चलता है ये बात असल में मिसेज लेज ने कही है, ये ऑर्डर उनके है, तो वो ना चाहते हुए भी उसे वो एक स्पेशल तरह की होती है वो देनी ही पड़ती है मासायुकी को, जो कि वो नहीं भी देना चाहता, तो फिर भी क्या ही करे वो। तभी हमें दिखाया जाता है मासायुकी जो है वो पूरे टाउन के या फिर यूं की जो सिटी के जितने भी अनाउंसमेंट वाले स्पीकर्स होते हैं उनका यूज करते हुए जितनी भी जनता होती है उन्हें बताता है, देखो भाई तुम्हें एक सीन करना है, यानी एक काम करना है, एक लड़का और एक लड़की को ढूंढना है, और अगर तुमने उसे ढूंढ दिया जिंदा या मुर्दा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ढूंढ दिया तो तुम लोग बच जाओगे। लेकिन अगर तुम लोग नहीं ढूंढ पाए तो मैं अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को फिर से एक्टिवेट कर दूंगा और तुम लोगों की अम्मा बहन कर दूंगा। लेकिन जिसने भी भागने की कोशिश की उसके बाद तो उसको पता ही है उसका परिणाम क्या होगा। मासायुकी उन दोनों की फोटो पे दिखा देता है पूरी जनता पार्टी को कि भैया तुम देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे रियोटा आता है और कहता है आखिर तू मेरी पब्लिक का कैसे यूज कर रहा है, तूने तो उन्हें अपनी कठपुतलियां बना दी है, तू उनसे अपना जो चाहे वो काम कराएगा। पर अब मासायुकी को कौन ही रोक सकता था। वही हमें दिखाया जाता है अपने भाई का सीन, जहाँ पे हमारे जो योगरी और डोनोरो होते हैं वो बिल्कुल एक जगह पे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि अब तो यहाँ पे इनके लिए और दिक्कत हो गई है। तभी योगरी को याद आता है असल में उसने एक सेज को मारा था, वो भी रेकलेसली, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, तो शायद ये उसका ही परिणाम होगा जिसकी वजह से इन लोगों को आज उस चीज का फल भुगतना पड़ रहा है। और फ्यूचर में भी ऐसी बिल्कुल मजे मजे में जो किल्स होती है वो नहीं करनी चाहिए, इन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब ये सब बातें कर ही रही हो जाए तभी वहाँ पे 3 सिटीजन भी आ जाते हैं। वो तीनों बंदे आते हैं, हमारे योगरी को कहता है तू चुपचाप हमारे साथ चल ले, लेकिन उनमें से एक बंदा हमारे भाई पर अटैक करता है और अपना भाई उन्हें मार देता है। वो बाकी को भी कहता है देख बेटा कोई भी आया मेरे सामने तो मरेगा ही, मैं किसी पे रहम नहीं करूंगा। और बाकी जो बंदे होते हैं वो दोनों के दोनों भाग जाते हैं। तभी अपना भाई योगरी सोचता है कि आखिर ये क्या सीन चल रहा है भाई, मतलब कि ये क्या सोचता है बंदा मासायुकी कि मैं लोगों को नहीं मार सकता, मैं आम जनता को नहीं मार सकता, बिल्कुल मैं मार सकता हूँ, मैं तो दानव हूँ। वही मासायुकी ये सोच रहा होता है दूसरी तरफ कि भैया हमारा जो योगरी है उसके अंदर कोई हीरो वाला कीड़ा होगा एंड वो सोचेगा कि नहीं मेरे को नहीं मारना चाहिए, ये मेरे मोरल्स है। लेकिन अपने भाई को घंटे से फर्क पड़ता है, अपना भाई सीधे कहता है चलो ठीक है अब मैं इसको यानी मासायुकी को उसके सीधे घर पे जाके मारूंगा, अगर बातचीत से बात बन गई फिर भी ठीक है। तो भी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे भाई योगरी को जो कि असल में पहुंच चुका होता है मासामुकी के पास। मासायुकी काफी निराश होता है क्योंकि असल में हमारा भाई उसके पास कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया एंड वो ज्यादा और सिविलियंस को नहीं मार पाया, तो थोड़ा सा सैड फील कर रहा होता है। लेकिन जैसे अब हमारा भाई उसके पास आता है तो वो सोचता कि हाँ भाई अब तुम्हारे क्या इरादा है, आखिर तुम यहाँ पे सरेंडर करने आए हो। लेकिन अपना भाई कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पे असल में ये बोलने आया था कि असल में मेरे को यहाँ से जाना है, तो तुम वो जो जितनी भी तुमने लगा रखी चीजें गेट के बाहर उसे हटा दो बैरियर ये सब। मासायुकी सोचता है कि असल में वो इस टाइम पे पावर है एंड हमारा भाई उसके सामने कोई डिमांड नहीं रख सकता। और जब मासायुकी जो होता है हमारे भाई योगरी को देखता है वो काफी ज्यादा मतलब निराश हो जाता है या फिर कहीं गुस्सा हो जाता है कि भैया ये बंदा तो भाई मेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए अपनी मौत के लिए, और ये बंदा लिटरली मेरे सामने डिमांड रख रहा है, ये क्या बात हो रही है, यहाँ पे ऐसा सीन थोड़ी चल रहा है। मासायुकी सोचता है ये बंदा यहाँ पे सरेंडर करने के लिए आया हो क्योंकि इसे शायद सिविलियंस की कोई चिंता हो इसलिए यहाँ पे सरेंडर करने आया हो। लेकिन अपना भाई ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए वो अपनी अनडेड जो आर्मी होती है वो भेज देता है हमारे भाई की योगरी के सामने के लिए। मासायुकी को लगता है ये तो ऑलरेडी डेड है, इन्हें क्या मारेगा, लेकिन अपना भाई उन्हें बस कहता है मर जाओ एंड वो लोग मर भी जाते हैं। मतलब सेंस तो है ही नहीं, लॉजिक तो गया। मतलब इस टाइम मासायुकी का जो दिमाग होता है ना वो हमारे तरह फील कर रहा होता है कि भैया ये तो ऑलरेडी डेड था, तूने मार कैसे दिया। सेम यही क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में भी आ रहा होता है। लेकिन अपना भाई बताता है योगरी की असल में मेरे लिए तो इन लोगों को मरना यानी क्योंकि ये लोग वैसे भी हिल रहे थे तो मेरे को लगा जिंदा ही होंगे, इसलिए मैंने बोला मर जाओ एंड ये लोग मर गए। अब भाई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग डेड है कि जिंदा है, बस हमारे भाई की डेफिनेशन रखते हैं मायने यहाँ पे। मानते हैं भाई इसी का एनिमे में ओवर पावर कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब इतने में थोड़ी कि भाई बंदा सोच ही रहा है बंदा खत्म। भाई कभी कभी तो इंडियन सीरियल में इससे ज्यादा लॉजिक लगता है मेरे को। अपना रियोता भाई जो होता है मेयर भाई साहब वो तो पहले हाथ खड़े कर लेते, कहते भैया मेरे को मत मारना, इनको मार दो भाई लिटरली मासायुकी जो होता है कहता है कोई बात नहीं अब मैं तेरे को अपनी असली शक्ति बताऊंगा एंड वो बंदा ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन अपना भाई मतलब बंदा ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ था, उसको उससे पहले ही मार दिया, रूल्स ही तोड़ दिया एनिमे के। कोई बात नहीं, आजकल तो लग रहा है स्क्रिप्ट में हग रहे ये लोग। एनीवेज तभी हमें जो रियोता होता है कहता है कोई बात नहीं मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए काम करा दूंगा, बैरे सब हटा दूंगा, तुम बस मेरी बात मान लो, बस मुझे मत मारना। हालांकि अपने भाई का उसे मारने का कोई प्लान भी नहीं होता क्योंकि उसने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है एंड वो तो यहाँ पे बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। रियोता असल में बताता है कि लीसा नाम की असल में एक वेम्पायर सीरीज है जो कि हमारे भाई को मारने की कोशिश कर रही है, और ये भी बताता है असल में ये बंदा जो यहाँ पे तुम्हारे सामने गिरा हुआ है मरा हुआ है, ये असल में इसको यहाँ पे इस सिटी का कंट्रोल दिया गया था उस लीसिया ने। हालांकि हमारे भाई को यहाँ पे बुलाया तो सेज बनने के लिए था, लेकिन अब सेज के द्वारा ही उस पर हमले हो रहे हैं। क्या बात हो रही है यहाँ पे सीन। तभी दिखाया जाता है मोको वहाँ पे आते और बता दिया असल में यहाँ पे कुछ स्प्रिट कुछ वाला फील हो रहा है, स्प्रिट वाली चीजें। और हम लोग को पता चलता है असल में यहाँ की पब्लिक बिल्कुल पागल हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई को मारना चाहती है। कह सकते हैं कि मैनिपुलेट हो रखे हैं जैसे हमारे ताचिबाना ने उन कॉकरोचेस को करा था। तभी हमें पता चलता है असल में रियोता की जो चाबी थी अब वो काम नहीं कर रही
क्योंकि अब पूरी सिटी का जो कंट्रोल है वो लीसा के पास है। वही वेम्पायर सेज एंड अब हमारा भाई यानी कि ये जो मेयर है बेचारा अब कुछ कर नहीं सकता। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी लीसा द वेम्पायर सेज को, वो भी हमारे यूफेमिया के साथ। यूफेमिया कहती है उसे भैया ऐसा मत करो, मैं बता रही हूँ ताचिबिना भी जो था वो इसी की वजह से मरा था, वो बंदा तुम्हारी भी लोकेशन ट्रैक कर लेगा इन सब चीजों के जरिए एंड फिर तुम्हारे भी लग जाएंगे भाई, रहने दो। लीसा कहती है कि हाँ मैं ये जानती हूँ कि वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी मार सकता है लोगों को, पर मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इसकी शक्तियां क्या है। यूफेमिया उसे मना करते हैं कि भाई मत करो, मैं बता रही हूँ वो बहुत खतरनाक इंसान है। लेकिन हमें देखने को मिलता है अपना जो भाई होता है वो उन सिविलियंस को वहीं पे मार रहा होता है जस्ट लाइक नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है वो उसके सामने। ना अपने भाई को कोई घंटा फर्क पड़ रहा है कि ये क्यों मार रहा है, किस लिए मार रहा है, बस सेल्फ डिफेंस चाहिए भाई। अपना भाई तो ये भी कह देता है कि भैया अगर ये सारे के सारे टूट पड़े ना मेरे पे तो मैं इन सब की ऐसी की तैसी कर दूंगा, तो तुम देख लो। लेकिन हमें देखने मिलता है कि असल में ये जो मेयर भाई साहब है ये अपनी आंखों के सामने अपने सिविलियंस को मरते हुए देख रहे हैं, बेचारे के लिए बहुत बुरा सीन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लीसिया होती है वो कहती है कि ये जो जाइंट मॉन्स्टर वहाँ पे जा रहा है ना, ये असल में हमारा पहला एक स्टार्टिंग मूव होने वाला है इस सिटी में तबाही मचाने का। ये जैसे ही जाइंट मॉन्स्टर वहाँ पे अंदर जाएगा हमारा योगिरी जो है वो उसे मारेगा एंड उसके बाद वो वैसे भी अपने आप को क्लोन में बदल देती है मल्टीपल, ताकि थोड़ी सी परेशानी हो हमारे भाई को उस रियल वाली को ढूंढने के लिए एंड साथ ही साथ यहाँ पे असल में इन्हें तबाही भी मचानी है। जैसे ही बड़ा मॉन्स्टर मरेगा वैसे ही हमारी जो लीसिया है वो असल में वहाँ पे बमबारी करा देगी अपनी इन्हीं क्लोन्स के द्वारा, और सिविलियंस के अंदर काफी एक बुरा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज से कि हमारे भाई ने उस जाइंट मॉन्स्टर को मारा, उसके बाद ये तबाही। वहीं हमारी जो लीसिया होती है ये सारा प्लान हमारे यूफेमिया को बता रही होती है कि अब हमारा जो वो डार्क मॉन्स्टर है वो उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किल हो जाए हमारे भाई के द्वारा यानी योगिरी के द्वारा, ताकि फिर वो अपने क्लोन्स का यूज करे एंड उसके बाद आगे का प्लान कंटिन्यू करे। वहीं हमें दिखाया जाता है पूरी जो सिटी होती है उसके लोग भी ये सब चीजें देख रहे होते हैं कि कैसे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनके बिल्डिंग्स की अम्मा बहन हो रही है। अपने भाई का योगिरी का कोई प्लान तो होता नहीं कि वो इस मॉन्स्टर को मारे, लेकिन उसे जैसे लगता है कि शायद ये जो मॉन्स्टर ये पूरी सिटी के सिविलियंस को मार देगा, तो वो अपने हाथ में ले लेता है पूरे मैटर को और उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन तभी वो जो क्लोन्स होते हैं वो भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे सिटी में तबाही मच जाती है। अपना योगिरी भाई जो होता है वो इन सब चीज़ों को एनालिसिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर अटैक हो कैसे रहे, क्योंकि उसे कोई भी हॉस्टिलिटी ऐसी कुछ फील नहीं आ रही होती है। जब अपना भाई और उसकी जो डोनोरा होती है वो असल में ये सब चीज़ें झेल ही रहे होते हैं, तभी अपना जो भाई होता है वो फोकस कर रहा होता है कि आखिर कैसे वो पता लगा कि आखिर अटैक हो कैसे रहे हो, कहाँ से हो रहे हैं। तभी डोनोरा को दिखता है कि असल में ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये असल में किसी और के द्वारा हो रहे हैं, लाइक ये साफ साफ दिख रहा है कि असल में किसी क्लोन के द्वारा हो रहे हैं। और बेशक ये ऑफकोर्स लीसा के ही प्लान का असल में एक पार्ट है और कुछ नहीं। हमारा भाई इस चीज़ को भी पता लगा लेता है और कहता है ये शायद कोई लीसा का ही कोई काउंटर अटैक ऐसा कुछ है। लेकिन असल में दिक्कत है कि असल में हमारा जो भाई है वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहा है, लाइक वो इतनी तेज़ी से आ रही है कि भैया अटैक हो भी जा रहा है एंड अपना भाई उन्हें देख भी नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अपना भाई उन्हें सेंस भी नहीं कर पा रहा है एंड उस तक पहुंच ही नहीं सकता लीसा की तरफ। हालांकि जो मेयर होता है कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, बस लो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर कहाँ गिरने वाला है अगला वाला। और मेयर की मदद से अपना जो भाई होता है वो उसी जगह पे पहुंच जाता है टेलीपोर्ट होकर जहाँ पे अगला वाला क्लोन गिरने वाला होता है। अपना भाई उस क्लोन को देखने के बाद डाई कर देता है और हमारे जो मोमो होते हैं वो अपने इस पावर का यूज़ करके वहाँ पे एक बैरियर सा बना देती है, जिसकी वजह से इन लोगों की ज़िंदगी बच जाती है और हमारी किसी ज़िंदगी चली भी जाती है। और शायद हम कह सकते हैं कि मोमो की वजह से अब हमारी जो डोनोरा असल में बस कोई साकुरा की तरह यूजलेस चीज़ नहीं है, असल में किसी तो काम की एटलीस्ट। वहीं दूसरी तरफ जो लीसा होती है वो ये सोची होती है कि भैया शायद वो बच गई, हमारी योगिरी को उसने चेकमेट कर दिया है एंड वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वो सोचते वो और भी ज़्यादा क्लोन्स बनाएगी एंड फिर से हमला करेगी, लेकिन एकदम से उसे पता चलता कि असल में उसके भी लग गए हैं एंड एकदम से वो भी खत्म हो जाती है, मतलब लिटरली मुँह देते रहे इमोर्टल होने पे। वहीं जैसे ही मरती है हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की को जो कि एकदम से किसी वेम्पायर के अनबॉक्सिंग वाले डब्बे से निकलती है और देखती है हमारी लीसिया की असल में एक रिकॉर्डिंग जिसमें उसे बोला गया होता है कि तुम असल में मेरी ही कॉपी हो लेकिन एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी के साथ। वहीं अगले में हम लोग को दिखाया जाता है हमारे भाई योगिरो को जो कि गेम खेल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेयर ने असल में इन लोगों को एक ट्रक दिया है या फिर यूगों की मिलिट्री वाली गाड़ी इनकी सिक्योरिटी के लिए। वहीं तभी हमें बाकी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ पे एक रियूको नाम की लड़की होती है जिसने अभी अभी एक मॉन्स्टर को मार के आई है। वो एक टेंट में जाती है, वहाँ पे उसे एक क्लोरो नाम की लड़की मिलती है जिसने असल में उसका फ़ोन लिया हुआ था। एक्चुअली रियोको के मोबाइल में असल में एक ऐसा ऐप है जिसकी वजह से वो योगिरी पे यानी हमारे भाई पे नजर रख पा रहे हैं, एक तरह से स्पाई भी कर सकते हैं एंड इन लोगों को पता चलता है कि असल में अपने भाई यानी योगिरी ने अपना फर्स्ट गेट खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारी डोनोरा को जो कि असल में ड्राइविंग कर दी होती है वो भी बहुत ही गंदी तरह से, क्योंकि असल में और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि अपना भाई इस टाइम पे अभी सो रहा है। मारना और सोना बस यही दो काम है जो हमारे भाई को आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता हमारे भाई को। ये दो ऐसी चीजें जो हमारा भाई आंखें बंद करके भी कर सकता है। वहीं जब डोनोरा गाड़ी को ठोकने वाली होती है हमें दिखाया
जाता है हमारे भाई की बैक मेमोरीज को, जहाँ पे असाका नाम की हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे साइन किया गया होता है हमारे भाई की देखभाल के लिए। इवन उसने असल में वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं होता है, वरना लगता नहीं है कि ये लड़की यहाँ पे आने वाली भी थी। एंड तभी हमें जो असाका होती है वो वहाँ के एम्प्लॉय से पूछते कि क्या ये कोई इलीगल चीज तो नहीं है। एंड वो साइंटिस्ट वाला जो एम्प्लॉय होता है वहाँ पे वो बताता है नहीं ये सारी चीज लीगल ही है। लेकिन वो उसे बताता है देखो असल में बात ऐसी है कि यहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो बिल्कुल ही अलग ही तरह के होते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हें भी एक अतरंगी जॉब मिली है, तुम्हें असल में एक राक्षस का एक तरह से ख्याल रखना है। जब वो लोग एक टनल जैसी जगह में जा रहे होते हैं असाका उस एम्प्लॉय से पूछते क्या कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। एंड वो बंदा बताता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अल्फा ओमेगा नाम के उस बच्चे को रखा जाता है। वो बच्चा बहुत खतरनाक है, इवन हमारे साइंटिस्ट ने भी उसे नहीं देखा कि असल में बच्चा ही है कि कोई राक्षस है। उस बच्चे का नाम अल्फा ओमेगा रखा गया है। एंड वो बंदा इतना ज्यादा खतरनाक कि वो अगर सोचे भी ना तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, इतनी खतरनाक एबिलिटी है उसकी। एंड इस चीज को सोचती हमारी असाका जो होती है वो पक्का रिग्रेट कर रही होगी कि आखिर उसने क्यों नहीं पढ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट। और साथ ही साथ ये साइंटिस्ट अलग से और डरा रहा है। और असाका को असल में वहाँ पे एक टीचर की तरह भेजा जा रहा है जो कि उस बच्चे को सही चीजें सिखाएगी। हालांकि पूछा जाए कि आखिर असाका को ही क्यों, तो इसका कोई रीजन नहीं है, बस इसलिए क्योंकि वही एक इकलौती है जो इस काम के लिए उसने हाँ किया है, तो उसी को भेजा जा रहा है। इसी के साथ वो एम्प्लॉय उसे पर्चा पानी दे देता है, कहता है लो भाई तुम्हारा काम और जाओ संभालो इसे, बच के वापस आ गए तो लाइन मारूंगा। इतना कहते हैं अपने जो भाई असाका होते हैं वो चले जाते हैं उस आर्टिफिशियल दुनिया में जहाँ पे अपना भाई रहता है। असाका को वहाँ पे एक घर मिलता है जो कि उस खतरनाक से एक मैप में दिख रहा होता है। असाका उस घर में जाती है डरते डरते कि भाई कोई खतरनाक राक्षस होगा, लेकिन जैसे वो क्यूट से बच्चे को देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि लिटरली गवर्नमेंट इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। किससे? आखिर लिटरली इस लड़के को यहाँ पे रखा क्यों ऐसे अकेले? असाका को गुस्सा आता है, वो सीधे बच्चे को उठाती है बाहर फेंक देती है, कहते तू जा, तू भाई खेल क्या कर रहा है घर के अंदर बैठे बैठे, तू तो आजकल का बढ़ता बच्चा है भाई। लेकिन जैसे ही हमारा भाई उसकी तरफ उंगली करता है वो देखता है कि असल में एक मॉन्स्टर जो था असल में असाका के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने ये योगिरी ने असल में उसे बचा लिया। योगिरी असाका को बताता है देखो यार काफी ज्यादा शाम हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें बाहर खेलना चाहिए, और ये नमूना जिसको मैंने अभी मारा ये तो ऐसे आते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एंड इसी के साथ इन लोगों को लग जाती है भूख, और अपनी असाका को हमारा योगिरी बोलता है कि जाओ खाना बना दो फिर, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है, तुम्हें मेरी केयरिंग के लिए भेजा है तो तुम ही बनाओगी खाना, और क्या। दोनों को ही भूख लगती है और हमारी असाका ही वहाँ पर एडल्ट होती है तो उसी को खाना बनाने के लिए जाना पड़ता है। हालांकि पता चलता है कि असल में खाने के लिए इंग्रेडिएंट्स तो भाई एक नंबर क्वालिटी के भाई एकदम बढ़िया, लेकिन जिसको पकाना ही नहीं आता तो वो उसके लिए तो वो भी बेकार ही है। वही सीन होता है असाका के साथ, बस पढ़ती रहती थी। अब यहाँ पे अब खाना बनाने के दिन आ गए। वही हमें दिखाया जाता है कि भाई हमारी जो असाका होती है वो जैसे तैसे करके वो जो नूडल्स होते हैं वो सस्ते वाले वही खिला देती है हमारे भाई को। इवन तो हमारे भाई ने वो भी नहीं खाए होते तो उसको वो भी अच्छे लगते हैं। और जब असाका हमारे भाई का नाम रखने की सोच रही होती है तो वो कुत्ते को सोचते हुए उसका नाम योगिरी रख लेती है। उसके बाद से वो उसका एक मदर की तरह उसका ख्याल रखती है, और ये हमारे भाई के लिए उसकी सबसे बेस्ट मेमोरीज है। वहीं हमें दिखाया जाता है अपना भाई उठ जाता है, उसकी नींद खुल जाती है जब दोनों चिल्ला चिल्ला के बोर ही होते कि भैया हमारे पास आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। हालांकि हमारा भाई थोड़ा थका हुआ होता है। तब अपना भाई योगी जो होता है वो सोचता है कि आखिर हमें वैसे जाने की जरूरत ही क्या है कैपिटल, मतलब क्या ही जरूरत है, हमें तो अपने घर जाने से मतलब है ना, हम क्या करेंगे कैपिटल ये सब जाके। लेकिन दोनों बोलती है नहीं हमें कैपिटल जाना चाहिए, फिर वहाँ से हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। तब अपना भाई कहता है हाँ चलो ठीक है फिर जो भी है, तो अब हम कोई दूसरा रास्ता लेते हैं कैपिटल जाने के लिए। और जब दोनों रिवर्स गाड़ी में चला ही रही होते हैं तभी वो ड्रैगन से टकरा जाती है एंड कहती है अबे कौन है ये। अपना भाई बाहर मैटर को देखने के लिए जाता है एंड वो देखता है कि असल में उसके ऊपर एक ड्रैगन हमला करने के लिए आ गया है। एंड ऑफ कोर्स इन द एंड उसे मारना ही पड़ता है हमारे भाई को। लेकिन वो ड्रैगन अकेला नहीं होता, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ हो जाए जो कि वो सारे के सारे हमारे भाई के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अपना भाई भी कम थोड़ी है, उन सबको वहीं पे मार देता है क्योंकि वो लोग असल में हमारे भाई को मारने के लिए आ रहे थे। मतलब फालतू में हम लोग कोई मतलब भी नहीं था इन लोगों का इन पे अटैक करने का। खैर अपना जो भाई होता है कहता है यार ये अगर अटैक नहीं करते तो शायद इन्हें मारता भी नहीं। हालांकि अपना भाई ये भूल चुका कि वो उन्हीं के इलाके में है और उन्हीं को मार रहा है, वो भी बेमतलब के। खैर तभी हमारे भाई के सामने एक गोल्डन थंडर ड्रैगन आ जाता है जो कि हमारे भाई से असल में लड़ने के लिए नहीं आया होता है, इसलिए अपना भाई उसे मारता नहीं है। लेकिन वो ड्रैगन कहता है जाओ जाओ आगे निकल जाओ। इतना कह के वो ड्रैगन वहां से भागना शुरू कर देता है और सीधे वहां से निकल लगता है। लेकिन इससे पहले ड्रैगन वहां से निकलता अपने भाई से आवाज लगाते हुए कहता है इधर आ जा वरना तेरे को वहीं से मार दूंगा। इसके बाद होना क्या था, वो जो ड्रैगन होता है असल में आ जाता है लेकिन ह्यूमन फॉर्म में एक छोटी बच्ची बन के आता है जिसका नाम असल में हमें यहाँ पे अटीलिया बताया जाता है। हमारा भाई जो होता है अटीला से पूछता है कि हाँ भाई अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे ड्रैगन्स आके मेरे पे हमला क्यों कर रहे थे। अटीला उन्हें बताते हैं कि असल में वो उन लोगों पे इसलिए हमला करे थी दोनों पे क्योंकि असल में वो लोग ये टेस्ट करना चाहते थे क्या वो इतने लायक भी हमारे स्वॉर्ड मास्टर से लड़ने के लिए। हमारा भाई कहता है कौन सा स्वॉर्ड मास्टर, हम तो जानते भी नहीं। एंड हमारी जो अटीला होती है कहती है यार तुम्हें यही नहीं पता, तुम यहाँ पे आए किस लिए हो फिर।
अपना भाई कहता है ओ हाँ हम तो कैपिटल जा रहे थे। एंड इतना कहते हैं जब वो जाने ही वाले होते हैं अटीला उन्हें कहते हैं यार नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं जा सकते वापस, तुम लोगों को पहले मेरे साथ जाना पड़ेगा और स्वॉर्ड मास्टर से मिलना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों ने वैसे मेरी आधी आर्मी खत्म कर दी, आधी क्या पूरी खत्म कर दी, ऐसे मेरी बेइज्जती ना हो जाए स्वॉर्ड मास्टर के सामने, इसलिए तुम लोग प्लीज वहाँ पे चल लो। योगरी को पता चलता है कि असल में स्वॉर्ड मास्टर असल में एक सेज के बराबर है, इसलिए शायद उसके पास हमारे रियल वर्ल्ड में जाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए अपना भाई मान जाता है। वैसे भी रास्ता तो ब्लॉक है कैपिटल जाने के लिए, तो यहाँ पे बैठ के और ताश के पत्ते खेलते, इसलिए वो लोग सोचते चलो ठीक है चलते ही है वहाँ पे। और वैसे भी ये अटीला उन्हें बोलते कि ये उन लोगों को लेके जाएगी वहाँ पे कैपिटल की तरफ अगर ये लोग जीत गए तो। तभी हमें दिखाया जाता है अटीला जो होती है उन्हें एक ऐसी जगह पे लेके आती है जहाँ पे असल में काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं और अटीला उन्हें कहती है ये सारे के सारे असल में यहाँ पे पैदल आए हैं, हालांकि यहाँ पे असल में कार से नहीं आ सकते, लेकिन अपना जो वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर होता है वो कहता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे आ सकते हो। लेकिन हालांकि हमें लगता है ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा दिल का है, पर इसकी शक्ल पे मत जाओ क्योंकि ये बंदा बहुत हराम है। ये सीधे सबको कहता है कि जाओ और पहले एक दूसरे से भिड़ो और एक दूसरे को मार दो, और जब तुम लोग पहले थोड़े से कम हो जाओ तब मेरे पास आना। योगरी कहता है अरे मेरा तो कोई काम ही नहीं है कि मैं ऐसे जा सकता हूँ, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे को मारने काटने शुरू कर देते हैं। अपना भाई जैसे ही कुछ बंदों को मारने ही वाला होता है बीच में एक अच्छा नाइट आ जाता है जो कि असल में हमारे भाई की नहीं बल्कि उन तीनों की असल में किस्मत के लिए अच्छा चमकता हुआ सितारा होता है क्योंकि उन तीनों की जान बचा देता है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि असल में ये हमारे मास्टर की चाल है, वो असल में हमें टेस्ट करना चाहते हैं, हालांकि वो जो मास्टर है वो सच में इन लोगों को मारना चाहता था, लेकिन ये बंदा अपनी अलग ही बुद्धि लगाता है और कहता है कि नहीं नहीं ये असल में हमारे टेस्ट वेस्ट ले रहे हैं, हमारा बिहेवियर ये सब देख रहे हैं। वहीं झाड़ियों के पीछे हमें कुछ बंदे देखने को मिलते हैं जो कि असल में इन लोगों को मारने की कोशिश करने वाले होते हैं, लेकिन अपना भाई उन्हें पहले निपटा देता है। अपना अच्छा वाला नाइट जो होता है सबको कह रहा होता है नहीं नहीं हमें मारने की किसी को कोई जरूरत नहीं है वैसे, और अपना फालतू का ज्ञान पेल रहा होता है। वही हमें दिखाया जाता है गोजो का कॉस्प्ले करते हुआ एक बंदा AKA किटकैट। लिटरली बंदा दो हिस्सों में बटा हुआ है और हमारी डोनोरा से मांग रहा होता है वो क्रिस्टल उसके हाथ में, और जैसे डोनोरा उसे देती है वो क्रिस्टल वो सीधे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, हालांकि ऐसा गोजो नहीं कर सकता। वही हमें तभी देखने को मिलता है गिनती के कुछ 4 से 5 बंदे बचे होते हैं, तो ये स्वॉर्ड मास्टर कहता है हाँ भाई चलो अब अगले स्टेज पे चलते हैं। वहीं जो दूसरे हमारे अकेला होते हैं वो हमारे भाई को कहती है यार प्लीज तुम जीत जाना यार, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मेरे को अपना असिस्टेंट या सेक्रेटरी बना देना भैया। वही हमें पता चलता है असल में हमारे भाई को ये सारी कुछ चीज़ें ज़्यादा ही अनोइंग लग रही होती है एंड अपने भाई को ये सब करने का मूड होता नहीं है, पर जस्ट फॉर टाइम पास और हमारे भाई को कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं होती है, इसलिए अपना भाई इसे कंटिन्यू करने का सोचता है। वहीं रास्ते में हमारे भाई की उस अच्छे नाइट से बात होती है जो कि अपना नाम रिक बताता है, और वो जो वाला जो इंसान होता है वो अपने आप को लाइन बताता है। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूँ, बाकी तुम्हारे स्क्रीन में नाम लिखे हुए थे। योगरी असल में रिक से पूछता है कि आखिर ये डिवाइन किंग का बनने का सिस्टम क्या है, एंड हमारा और रिक बताते कि असल में डिवाइन किंग असल में वो बंदा था जिसने असल में डार्क गॉड जो था उसे कैद किया था, सील किया था, हालांकि उसे अभी भी रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी हमारी जो डोनोरा होती है वो हमारे उस गोजो वाले बंदे से पूछते कि भैया ये तुम्हारे क्रिस्टल का क्या सीन है। बंदा बताता है कि असल में वो उसका बहुत ही बुरी तरह से लक चलता है, एंड कसम से बताऊं तो लक चलता ही नहीं है, बहुत गंदा उसका लक है। हर बार वो बुरी से बुरी सिचुएशन में फंस जाता है, और एक बार तो उसकी बलि दे दी गई थी गॉड के लिए, लेकिन गॉड उसको बाद में बोलते ओ माफ करना डूड, भाई साहब थोड़ी गलती हो गई, आप एक काम करो क्रिस्टल ले लो, इससे आपका क्या होगा कि आपको जो भी बुरी परेशानी होगी वो ठीक हो जाएगी। गलती से मर गए कट गए कुछ भी हो गया, अगर इसको छू लिया तो आप ठीक हो जाओगे। हालांकि इनके जरिए इन्हें ट्रेड भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे गोजो भाई साहब की काफी बुरी किस्मत होती है, इसलिए हमेशा उसको बेकार चीजें ही मिलती है। वहीं तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग अपनी लोकेशन में पहुंच चुके होते हैं, और उस बैरियर को पार करने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक अलग ही दुनिया में जहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट जा सकते हैं, इसलिए हमें अकेला वहाँ पे आ नहीं पाती। हमें दिखाया जाता है कि जो कैंडिडेट्स होता है वो चले जाते हैं उस बिल्डिंग के सबसे ज़्यादा ऊपर, और उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर जाने के बाद उन लोगों को वहाँ पे एक सील जगह मिलती है जहाँ पे असल में वो डिवाइन किंग है। वो स्वॉर्ड मास्टर कहता है तुम इसे मारना है, मार सकते हो तो मार कर दिखाओ। इतने में हमारी एक जो लड़की होती है फ्राइडी का नाम की, वो जाती है और अपना अटैक यूज़ करती है। हालांकि स्वॉर्ड मास्टर कहता है ये तुम्हारा अटैक जो है ये लगभग टाइम बैरियर की वजह से तुम्हारा वहाँ पे लगभग 10,000 साल बाद तो पहुँच ही जाएगा, पर असल में इन लोगों का ये कोई टास्क होता ही नहीं कि असल में उसे मारना है। असल में इन लोगों का मेन टास्क ये होता है कि नीचे जाते जाते इस टावर के इन लोगों को एटलीस्ट 100 पॉइंट कलेक्ट करने हैं। डोनोरा हमारे भाई से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पावर उस बंदे को मार सकती है उस सील के अंदर जो है, एंड अपना भाई थोड़ा सा गिल्टी होता है, और एज वी एक्सपेक्टेड कि अपना भाई ने गलती से असल में उस लॉर्ड को मार दिया। एक्चुअली वैसे तो अपना भाई बेखाम में किसी को मारता नहीं है, लेकिन अपने भाई ने गलती से मार दिया, मतलब भाई को खुद नहीं पता, लेकिन अपने भाई ने गलती से उसे मार दिया, और टाइम बबल की वजह से अभी किसी को नहीं पता है, इसलिए ये लोग सोचते कि यहाँ से अभी फटाफट निकल लिया जाए ताकि किसी को पता भी ना चले, और ये लोग यहाँ से कट ले तब तक। एंड यही सोचते हुए ये लोग यहाँ से जब जाने वाले होते
होते हैं तभी हमारे गोजो भाई साहब को पीछे से आवाज लगाई जाती है उसी पहली वाली लड़की के द्वारा जिसने असल में उस मैजिक को यूज किया होता है। वो कहती है यार तुम मेरे को अपने क्रिस्टल दो यार, मैंने अपनी काफी ज्यादा पावर यूज कर दिया उसी अटैक में जिसकी वजह से अब मेरे पास एनर्जी नहीं है। लेकिन अपना भाई कहता है यार तुम्हारे इससे कोई एनर्जी रिकवर नहीं होगी क्योंकि इससे पॉसिबल मेरे लिए काम करते हैं। हमें दिखा जाता है ये जो चारों के चारों होते हैं साथ में नीचे जाते हैं एंड इनमें से ऑफ कोर्स इनको काफी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इसमें पहले भी इनसे लोग जा चुके हैं नीचे एंड उनके वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि अब इन्हें पता कि कहाँ पे कौन सा ट्रैप है। और बाई चांस अगर इनको कभी पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे ट्रैप है तो वहाँ पे अपना वो नालायक जो गोजो वाले भाई साहब हैं वो अपनी शक्तियों के साथ जाते हैं और भाई साहब अपने क्रिस्टल का यूज करने के बाद वो बच भी जाते हैं। तो भाई साहब ये तो बिल्कुल कतई खतरनाक सी बात है यार, मतलब भाई ये अगर पावर हमारे गोजो भाई साहब पे रियल में होती तो मजा ही आ जाता जुत्सु काइसेन वाले में। हालांकि तभी जो क्लाइन होता है वो क्या करता है कि उस क्रिस्टल को अपने हाथ पे बांध लेता है कि बाई चांस अगर वो गलती से मरा भी तो एकदम से वो रिकवर हो जाए। पर जैसे ही क्लाइन जो होता है अंदर जाता है एक मिस्टीरियस रूम में एकदम से दरवाजा बंद होता है, खून ही खून आजू बाजू होता है और एकदम से आवाजें आने लगती है उसकी। बेशक सबको पता है कि अगर ऐसी आवाज आ रही है तो मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर सीन हुआ होगा और हमें देखने मिलती है अंदर एक लड़की टेरेसा नाम की। जो लड़की होती है असल में इसने हमारे गोजो वाले भाई साहब की काफी बुरी हालत करी होती है और ये बताती है कि असल में यहीं पे रहती है और छुप छुप के किल करती है। असल में इस लड़की को ज़्यादा ही लग रहा है किल करने में मज़ा आता है। ये लड़की सोचते है कि भैया ये ही बन जाएगी डिवाइन किंग। पर जैसे हमारा भाई ये सब चीज़ सुनता है रिक वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है अबे चुप हो जा भाई। और अपना रिक भाई साहब जो होता है वो डुनरा को बोलता है कि यार प्लीज़ ऐसा करो जल्दी जल्दी सबको बुला दो यहाँ पे। लेकिन हमारी डुनरा साफ साफ मना कर देती है, कहते हैं नहीं हम यहाँ पे नहीं हिल सकते हैं क्योंकि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे इसने ट्रैप लगा रखा है। एंड इस चीज़ को सुनने के बाद जो टेरेसा होती है कहते हैं वाह क्या बात है, क्या आंखें तुम्हारी, बहुत ही बढ़िया, तुमने आंखें से देख लिया। तभी हमारा अच्छा नाइट यानी कि रिक जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है चिंता मत करो तुम लोग पीछे से कोई ना कोई रास्ता निकालो यहाँ से भाग निकलने का, मैं तब तक इसे आगे निपटाता हूँ और बिजी रखता हूँ। लेकिन हमारी जो टेरेसा होती है उसका कोई भी प्लान नहीं होता किसी को भी बाहर जाने देने के लिए, इसलिए वो सीधे हमारे रिक पर हमला करती है। लेकिन हमारा जो भाई होता है रिक वो थोड़ा तो उस टाइम पर मेंटेन कर पा रहा होता है उसकी स्पीड को, लेकिन हमारी डुनरा को भी पता होता है कि टेरेसा भी अपनी फुल पावर को भी यूज नहीं कर रही है एंड इसके बाद अपना जो रिक है वो नहीं सह पाएगा। लेकिन तभी अपना जो भाई होता है योगरी वो टेरेसा को मार देता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा टाइम ले रही होती है। टेरेसा के मरते ही इन लोगों को याद आता है कि असल में इनके पास तो इनका एक और दोस्त था जिसका नाम था लेनिन। ये लड़की इतनी खतरनाक थी इसने असल में हमारे भाई लेनिन के असल में हाथ ही काट के फेंक दिया ताकि ये रिकवरी ना हो पाए। लेकिन अपना भाई भी मरता नहीं है, वो असल में जिंदा ही रहता है, वो इन दी एंड फिर से ठीक हो जाता है। तभी हमें दिखा जाता है ये चारों के चारों जो होता है वो 94th फ्लोर पे आ चुके होते हैं जो कि असल में एक सेफ जोन भी माना जाता है। यहाँ पे थके हुए लोगों के लिए रूम भी है ताकि वो थोड़ी देर इंजॉय कर सके, रेस्ट कर सके। और इसी के साथ जो लेनिन होता है वो सोच लेता है हाँ भाई वो यहीं पे सोने वाला है आज रात को क्योंकि उसके पास जो उसके क्रिस्टल है एपोलॉजी वाले वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग एक सेपरेट होने का सोच लेते हैं क्योंकि अपना जो क्रिक है वो आगे जाने वाला है। लेनिन यहाँ पे रुकने वाला है और अपनी यहाँ पे बढ़िया से नींद लेके अपना जो एपोलॉजी वाले वो क्रिस्टल है उन्हें लेगा। और ऐसा ही होता है, हमारा जो रिक होता है वो चले जाता है आगे अपने अकेले सफर पे और हमारा जो भाई होता है योगरी और डोनोरा वो अब अकेले रह जाते हैं। और अपना भाई डोनोरा से पूछता है कि क्या तुम्हें रेस्ट करना है एंड इन दोनों को असल में एक अकेला कमरा मिलता है रेस्ट करने के लिए। भाई अब ये क्या ही करे, अब यहाँ पे इन दोनों को सोना है। तो हमारी डोनोरा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है, वो कहती है कि मुझे नहीं लगता हमें कुछ ऊट पिटांग हरकतें यहाँ पे करनी चाहिए। लेकिन तभी मोको वहाँ पे आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपना जो भाई होता है वो सीधे क्या करता है कपड़े चेंज करता है और सो जाता है। और सोने में तो तुम्हें पता ही हमारा भाई से आगे कोई जा सकता है क्या, एक झटके में सो जाता है। वहीं दूसरे में लेनिन को दिखाया जाता है हमारे गोजो भाई साहब को मिलता है एक लेटर में एक स्पेशल बोनस ऑफर जहाँ पे हमारे भाई को मिले होते हैं 100 से ज़्यादा एपोलॉजी क्रिस्टल और साथ ही साथ उसे लगता है कि शायद उसे कुछ बढ़िया भी मिलने वाला है। लेकिन उसे कोई हथियार नहीं मिलता बल्कि एक लड़की मिलती है। वो एक हथियार एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन वहाँ पे असल में उसे वही गॉडनेस मिलती है जिसने असल में उसे ये वरदान दिया था। वो गॉडनेस कहती है अरे मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी, या तुम जिंदा भी हो, मतलब कैसे जी रहे हो तुम ऐसी जिंदगी, पिछले दिन 15 बार मर चुके हो तुम, मतलब कि एक दिन का 15 बार मरना एवरेज, भाई क्या ही बात है। लेकिन वो गॉडनेस हमारे भाई को एक अलग ही पावर दी जाती है कि अब वो कितनी बार भी मरे फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही जगह पे स्पॉन होगा। वहीं दूसरे रूम में दिखाया जाता है कि असल में बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि असल में यहाँ पे एक कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है कि असल में जितनी भी सोल्स कलेक्ट की गई है और जितनी सोल्स डाई हुई है उन दोनों के नंबर में डिफरेंस आ गया है। हालांकि स्वॉर्ड मास्टर बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने वो डीमंस वाली पावर का यूज कर लेंगे, वैसे भी सोल्स की कमी तो है नहीं, तो बैरियर में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो आने नहीं वाली है। वहीं दूसरे रूम में दिखाई जाती है एक नीले बाल वाली लड़की जो कि असल में एक ऐसे फील्ड की तरफ बढ़ रही होती है जहाँ पे असल में धमाके हो रहे होते हैं। असल में इस लड़की का नाम है आओई जो कि असल में इस बंदे से मिलने आई है। हमारा भाई साउतो जो कि असल में जानता है कि असल में लड़की यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि असल में लड़की उसे चेक करती है पहले कि आखिर ये वही बंदा जिसकी वो तलाश कर रही है, जिसके लिए वो यहाँ पे आई है। वो यहाँ पे असल में साउतो को रिक्रूट करने के लिए आई है। लेकिन हमारे भाई जो है वो असल में यहाँ पे एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। हालांकि उसके पास वो गिफ्टेड पावर्स भी है पर वो किसी सेज बनने से ज्यादा प्रेफर यहाँ पे रहना शांति से पसंद करेगा, इसलिए
वो हमारे आओई पे हमला करता है अपने टेंटिकल्स से। हालांकि आओई की जो पावर होती है वो असल में हमारे उस भाई की टेंटिकल्स को बेकार कर देती है। हमारे भाई की सारी टेक्निक बर्बाद होने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। आओई को बस हमारे भाई की स्वॉर्ड से बचना होता था एंड उसके बाद वो उसे पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। इसलिए अपनी आओई जो होती है बस जाती है उसके पीछे एंड उसको एकदम से नॉकआउट कर देती है एंड इसी के साथ अपना जो भाई होता है वो हार जाता है। साउतो को हराने के बाद उसकी जो तलवार होती है एकदम से बोलने लगती है एंड कहती है कि तुम्हारे लिए अब एक नया मिशन है, तुम्हें जाना पड़ेगा हान अब्यूसन नाम की एक सिटी में, जहाँ पे तुम्हें गिरी नाम का एक बंदा मिलेगा, तुम्हें उससे भिड़ना है। जैसे हमारी आयु वहाँ पे जाने वाली होती है, हमारा क्या जैसे तैसे करके पता नहीं भगवान की कृपा से, लेकिन हमारा हानाकावा था वो बच चुका था और साउतो की असल में सड़नों में जी रहा था। अब यहाँ पे उसे कोई प्रोटेक्ट करने के लिए है नहीं, इसलिए हमारी जो हानाकावा होता है वो आओ से बोलता है कि वो उसे अपने साथ जाने दे ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन भी हो जाए। वहीं सीनशिप जो था हमें दिखाई जाता है हमारे डोनोरा को, जो कि असल में मस्त अपना सो रही होती है। तभी हमारी मोको जो होती है उसे आवाज लगाती है। एकदम से डोनोरा की आंखें खुलती है एंड वो देखती है हमारे भाई को कुछ ज्यादा उसके करीब। वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन मोको बताती है उसे कि असल में उसने उसको इस चीज के लिए नहीं उठाया है। एंड उसके बाद वो सारा का सारा कार्यक्रम बताने लगती है कि आखिर क्या क्या होने वाला था जब ये दोनों के दोनों सो रहे थे एक दूसरे के करीब आगे गलती से एंड समथिंग। मोको दोनों की प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहती थी, इसलिए दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन दोबारा जब वो ऐसे ही देखने के लिए आएगी क्या सीन चल रहा है, बस पीक कर रही थी थोड़ा सा, तभी वो यहाँ पे इस दीवार में अटक गई एंड अब इसके अंदर घुसे जा रही है। शायद ये सब हो रहा है इस टावर के ही मैकेनिज्म की वजह से एंड वो सारी की सारी स्पिरिट्स को कलेक्ट कर रहा है। इसलिए जो हमारी मोको है वो असल में फंस चुके हैं यहाँ पे। और तभी अपना जो भाई होता है वो एकदम से उठ जाता है। हालांकि डोनोरा जो होती है कहती है मेरे को माफ करना, आपने मेरी काफी मदद की एंड उसकी लास्ट विशेष की गा रही होती है एक तरह से, उसको लास्ट में थैंक यू बोल रही होती है। लेकिन अपना भाई जो होता है वो उस दीवार की तरफ टच करता है और कहता है डाई, और उसका मैकेनिज्म डाई हो जाता है। ऑफकोर्स इस इलॉजिकल एनिमे से हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऑफकोर्स ये काम कर गया। मोको कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर जो टावर से या आखिर स्पिरिट को क्यों खींच रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कुछ सस्पिशियस बात तो है। इसी के रिस्पॉन्स में अपना जो भाई होता है योगिरी वो कहता है देखो असल में अब यहाँ पे ऐसी बात है कि हमें यहाँ पे अब दूसरों को मारना पड़ेगा, तो देख लो डोनोरा अब हम होल्ड बैक नहीं कर सकते, अब मेरे को किलिंग करनी पड़ेगी। और डोनोरा कहती है हाँ ठीक है कर लो किलिंग, मेरे को पता है हमें यहाँ पे मारना ही पड़ेगा एक दूसरों को, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को अभी तक बचाने के लिए। एंड इस बात को सुनने के बाद अपना भाई भी ब्लश मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आओई का सीन, जो कि उसी वही ड्रैगन की घाटी के पास पहुंच जाती है एंड उसके सामने वो ठंडा ड्रैगन आ जाता है। अपने हानाकावा काफी डर रहा होता है उस ड्रैगन को देख के, लेकिन आओई कहते हैं यार मेरे ख्याल से ये जो ड्रैगन होते हैं ये बिल्कुल मच्छरों की तरह होते हैं, ये उड़ नहीं सकते। और एकदम से वो जो ड्रैगन होता है वो नीचे गिर जाता है एंड हमारा जो आओई होती है वो बताती है कि असल में वो जैसा चाहती है वैसी इस दुनिया को बना सकती है, यानी वो जैसा सोचेगी वैसी ये दुनिया हो जाएगी। ये होती है ना कंपटीशन वाली बात। फाइनली अ वर्दी अपोनेंट। वहीं हमें दिखाया जाता है आओई जो होती है वो आगे बढ़ जाती है हमारे इस बोंदू को लेके। वैसे पर्सनली बताऊं तो भाई मेरे ख्याल से अगर हमें इन दोनों की बैटल देखने को मिलती है तो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होगी। मतलब कि अपना भाई इस लड़की को पहले इसके सोचने से पहले ही मार देगा कि यार ये लड़की कुछ कर देगी, देखते क्या होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है अपना जो भाई होता है वो डोनोरा के साथ जा रहा होता है, वो भी हर एक चीज़ को उसके रास्ते में आए हुए तोड़ते हैं। और तभी इस टावर का जो क्रिएटर होता है वो उनके सामने आ जाता है, कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे तोड़ते हुए सबको नहीं जा सकते हो, ऐसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इसी बात पर योगिरी जो होता है वो कहता है चलो ठीक है फिर हम दोनों को ऐसे करो कि बाहर छोड़ दो, बाकी हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे फिर तोड़ा तोड़ी। लेकिन लगता है कि जो टावर का क्रिएटर होता है वो यहाँ पे लोग को धमकाने आया होता है और इन दोनों को कहता है कि भाई वो लड़ेगा इस चीज के लिए भले, लेकिन अपना भाई उसे वहीं पे मार देता है। जैसे वो दोनों उस दरवाजे के बाहर आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे एक डिमन वाली लड़की लड़ रही है एक अजीब सी लड़की से, और हमारा उसाकी जो है वो आराम से थ्रोन में बैठा हुआ है। अपना भाई इन लोगों की फाइट के बीच में आना नहीं चाहता था, इसलिए अपना भाई सिंपली कहता है हमें यहाँ से जाने दो, तुम अपने यहाँ पे करते रहो। लेकिन ओसाकी साफ साफ मना कर देता है, कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें पहले लड़ना पड़ेगा फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहते हुए अपने 3 बंदरों को और बुलाता है और कहता है तुम्हें इनसे लड़ना होगा। वो अपने बाकी सर्वेंट्स को बुलाता है और अपना भाई जो होता है इससे पहले वो लोग कुछ करते हैं उन्हें वहीं पे मार देता है। और अपना बेचारा ओसाकी जो होता है वो बस बोलते ही रह जाता है, इतने में उसके जो सर्वेंट्स होते हैं मर भी जाते हैं। अपना इतने में हमारा जो ओसाकी होता है वो भी कहता है वो लड़ेगा, लेकिन अपना भाई उसे भी मार देता है। वही हमें व्हाइट हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे भाई योगिरी से कहती है कि यार तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, प्लीज मेरे को अपने साथ ले चलो। वो हमारे भाई योगिरी को बताते हैं कि असल में वो यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढने आई है, जो कि असल में इस स्वॉर्ड मास्टर ने अपने इसी कैसल में छुपा के कहीं रखी है इस टावर में। इसका और कोई सीन है नहीं, मतलब इसको और कोई किसी चीज से मतलब नहीं है, किसी को मारने ये सबसे, इसे बस अपनी बहन ढूंढनी है और कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लड़की ये भी बताती है कि अगर इन दोनों ने अगर इस लड़की की मदद की तो शायद उस स्वॉर्ड मास्टर के भी विरुद्ध जा सकते हैं और उसके दुश्मन बन सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के। लेकिन ये दोनों बोलते वैसे भी हम अभी तक उसके सारे रूल तोड़ते हुए आ रहे हैं, तो बेशक वो हमसे गुस्सा तो हो गई, हम तो उसके वैसे ही विरुद्ध ही चल रहे हैं, तो हमें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। लेकिन अपना भाई जो योगिरी होता है उसे पहले ही कह देता है देखो भाई जो भी तुम्हें करना है वो कर लेना, लेकिन मेरी पावर पे ज़्यादा डिपेंड मत रहना, बस इतना ही कहना है। और वैसे भी मैं तुम्हारी बहन के लिए मदद कर रहा हूँ, बाकी किसी और के लिए नहीं। इसी के साथ अपना भाई उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारी बहन कहाँ हो सकती है, एंड वो लड़की बताती है मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस ग्राउंड के नीचे है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब हम इसे अगले नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय बाय।